हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हमारी सेकंड क्लास है कुमारभित्त की। तो सबसे पहले मैं आपके जो डीएम्स आते हैं उनके आंसर्स दूंगा, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला जी डीएम्स जो मेरे पास आता है, बोलते हैं कुछ बच्चे पूछते हैं कि क्या सर पीवाईक्यू आप कराएंगे सॉल्व। तो ये मैं सारे पीवाईक्यू ही सॉल्व करा रहा हूँ आपके 2019 से लेके 18 से लेके जो भी पीवाईक्यू आपके आए हैं 2024 तक 25 तक सारे पीवाईक्यू ही मैं करा रहा हूँ। इसमें से मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो मैंने कहा था, तो पीवाईक्यू वाले क्वेश्चन भी तो आ सकते हैं, तो वही मैं मोस्ट एक्सपेक्टेड बता देता हूँ आपको कि ये आएगा। इसके अलावा जो नहीं आया है आज तक पीवाईक्यू में और आने की संभावना है, मैं वो इसमें ऐड भी कर देता हूँ। अच्छा, कुछ पीवाईक्यू ऐसे हैं जो सिलेबस में नहीं है, अपने हट गए हैं, लेकिन पीवाईक्यू में दिए गए हैं, तो मैं उनको रिमूव भी कर देता हूँ। मैं रिमूव वैसे ही क्वेश्चन करता हूँ जिनके आने के चांसेस बिल्कुल ही कम है ना। कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन हमारे सिलेबस से हट गए हैं, पर पहले सिलेबस में थे, तो मैं उनको रिमूव नहीं करता हूँ। कुल मिला के आपको फोकस यही करना है, पढ़ना है यहाँ पर, है ना। सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा सब जगह से सिलेक्ट करके ही पढ़ा रहा हूँ मैं यहाँ पे, जितनी भी चीज़ें पढ़ा रहा हूँ। कम टाइम है तो बहुत ओरिएंटेड, एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें ही हमको पढ़ना है, बहुत ज़्यादा आलतू फालतू की चीज़ें नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है कि जो मैं नोट्स ये बना रहा हूँ, ये ना तो किसी एक बुक प्रेफर की है कि सिर्फ एक ही बुक से हो, इसमें बहुत सारी बुक्स हैं। देवेंद्र मिश्रा जी की किताब आती है, उससे भी कुछ क्वेश्चन के आंसर मैं निकालता हूँ, कुछ लाइनें निकालता हूँ, कुछ शिल्पी गुप्ता की हैं, कुछ यूट्यूब से चैनल्स हैं उनमें से भी मैं निकाल लेता हूँ मॉडर्न के आंसर मोस्टली, है ना। आयुर्वेद को तो यूट्यूब चैनल्स में नहीं मिल पाते उतने ज़्यादा, बट मैं आयुर्वेद मॉडर्न के जो क्वेश्चन होते हैं वो मैं निकाल लेता हूँ। कुछ मैं चैट जीपीटी से भी कुछ लाइनें निकालता हूँ जिसको ईजी लैंग्वेज में किया जा सके। तो कुल मिला के जो मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ कंटेंट, वो बहुत ओवरऑल कंसाइज फॉर्म में हर जगह से मेहनत करके दे रहा हूँ। तो अब आपको मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आपके हिस्से की पूरी मेहनत हमारे आयुर्वेद विद्यापीठ टीम कर रही है आपके लिए, ठीक है। तो आपको सिर्फ जहाँ पर पढ़ने पर ध्यान देना है, लेक्चर्स देखना है, और लेक्चर्स देखने के साथ साथ आपको नोट्स में दे दूंगा। आज आपको मिल जाएंगे नोट्स, जहाँ से आप वीडियो देखेंगे उसी के नीचे आपको एक अटैच नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ से आप नोट्स पढ़िएगा, नोट्स को याद कीजिएगा, बस इतना ही काम है आपका, ठीक है। चलिए आज के हम लेक्चर से स्टार्ट करते हैं। क्या है सबसे पहले आज के हमारे लेक्चर्स में, स्टार्ट में देखते हैं नवजात शिशु परिचर्या। क्या है, नवजात शिशु परिचर्या का वर्णन करना है हमें सबसे पहले, ठीक है, या क्रम लिखना है उसका, ठीक है। एक सेकंड, थोड़ा सा इसको हम सही कर लेते हैं। हमें नवजात शिशु परिचर्या का क्रम लिखते हुए क्या करना है, गर्भोदक वमन, गर्भोदक वमन एवं, ये देखिए क्वेश्चन क्या है पहला हमारा, नवजात शिशु परिचर्या का क्रम लिखकर गर्भोदक वमन एवं जात कर्म का वर्णन करना है, ठीक है। तो नवजात शिशु परिचर्या चरक जी ने भी बताई, सुश्रुत जी ने भी बताई और बागभट्ट ने भी बताई, ठीक है, तीनों लोगों ने बताई। तो मैंने यहाँ पे चरक और सुश्रुत के बारे में लिख दिया है, ठीक है। सुश्रुत जी के बारे में मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पे क्या है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो सुश्रुत जी ने जो बताया है उनके उसमें से आते हैं। जैसे कि पहला क्वेश्चन है उल्वा परिमार्जन। अच्छा, मैंने इसमें 2-3 क्वेश्चंस ऐड कर दिए हैं। क्वेश्चन तो हालांकि केवल जात कर्म और एवं गर्भोदक वमन के बारे में पूछा गया है, पर क्योंकि इनमें से ये बहुत सारे यहाँ पर कर्म हैं इनके, इनमें से कोई से भी क्वेश्चन आ सकता है, तो जो इंपॉर्टेंट है उसको मैंने ऐड किया है, ठीक है। जैसे यहाँ पर गर्भोदक वमन, इस क्वेश्चन में पूछा गर्भोदक वमन बताना है हमको और जात कर्म बताना है, लेकिन मैंने साथ साथ आपको नाल छेदन भी इसमें बता दिया क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है, आ सकता है, ठीक है। और इसके साथ साथ मैंने उल्वा परिमार्जन क्वेश्चन भी बता दिया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले चरक ने क्या बताया है, सबसे पहले चरक ने बताया है कि प्राण प्रत्यागमन, क्या बताया है, प्राण प्रत्यागमन, फिर बताया है स्नान, फिर क्या करना, मुख विशोधन करना और गौरवोदक वमन बताया, इसके बाद बताया नाल छेदन, फिर जात कर्म और रक्षा कर्म। यहीं पर हमारे सुश्रुत जी ने क्या बताया, ये थोड़ा सा सामने लिखा है, इसको नीचे करना है। प्राण प्रत्यागमन के अलावा किस जगह पे खाली, यहाँ पर कुछ नहीं बताया उन्होंने। फिर यहाँ से बताया उन्होंने उल्वा परिमार्जन, मुख विशोधन, पिच्चू धारण, नाल छेदन, जात कर्म एवं स्नान बताया है इन्होंने, ठीक है। याद रहेगा आपको, एक बार इसको पढ़ना है, याद हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम। सबसे पहले हमने कर्म देख लिए। अच्छा, मैं आज ज़्यादा रिवाइज नहीं करूंगा, बार बार नहीं बोलूंगा। बहुत सारे बच्चों की ये भी डीएम्स है कि सर क्वेश्चंस कम कवर हुए लेकिन टाइम बहुत लग गया, वीडियो बहुत लेंथी हो गई। वो वीडियो लेंथी का पहला रीज़न ये था क्योंकि मैं बार बार इसको आपको याद कराने की कोशिश कर रहा था यहीं पर, कि लेक्चर में ही आपको याद हो जाएगा 3-4 बार अगर हम रिवाइज करेंगे तो। आज ज़्यादा रिवीजन नहीं करेंगे, हम 1 से 2 बार ही करेंगे, ठीक है। एक बार समझाएंगे, एक बार पढ़ेंगे, एक बार रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले क्या देखा था हमने, शिशु परिचर्या देखना है। तो क्या देखना है, चरक ने बताया, सुश्रुत ने बताया। सुश्रुत ने उल्वा परिमार्जन बताया, चरक ने नहीं बताया, है ना। तो उल्वा परिमार्जन इंपॉर्टेंट भी है, तो हमको पढ़ना भी है ये। तो सबसे पहले उल्वा परिमार्जन ही देख लेते हैं, ठीक है। उल्वा परिमार्जन क्या होता है, उल्वा मतलब होता है प्लासेंटा। उल्वा मतलब क्या होता है, प्लासेंटा। उल्वा को हम बोलते हैं प्लासेंटा। तो कुल मिला के प्लासेंटा को हटाना है, बच्चा पैदा हो गया है तो सबसे पहले प्राण प्रत्यागमन चरक ने बताया है तो अपन वहां से स्टार्ट करेंगे, लेकिन सुश्रुत का है ये, है ना।
तो सुश्रुत जी ने बताया क्या कि उल्वा परिमार्जन का अर्थ क्या है, सबसे पहले उन्होंने कहा है जरायु, जरायु हम प्लासेंटा को बोलते हैं, ठीक है, उसका विशोधन करना अर्थात जरायु को हमें हटाना है। उल्वा परिमार्जन का मतलब क्या हो गया, हमें जरायु को हटाना है, मतलब कि हमें प्लासेंटा को हटाना है, ठीक है। तो कैसे हटाना है, जन्म उपरांत शिशु के शरीर पर लिप्त उल्वा यानी कि जरायु जो होता है उसको हटाना है। तो कैसे हटाना है, सैंधव एवं सर्पी द्वारा साफ करने का निर्देश है। सैंधव लवण और सर्पी इन दोनों के उपयोग से हम क्या कर सकते हैं, इसका उल्वा परिमार्जन कर सकते हैं, मतलब कि जरायु को हम हटा सकते हैं। बस ज़्यादा नहीं है, 2 लाइन का है, कभी भी सिंगल क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि 5 नंबर में उल्वा परिमार्जन बता दो, क्योंकि 2 ही लाइन का है, 5 नंबर में इतना शॉर्ट नहीं आएगा। लेकिन 2 क्वेश्चन जरूर साथ में आ सकते हैं कि वही शिशु परिचर्या बताते हुए उल्वा परिमार्जन का व्याख्यान कर दो, साथ में नाल छेदन बता दो। कुल मिला के 2 या 3 चीजें वो लेगा, ठीक है। तो हमें उल्वा परिमार्जन पता चल गया क्या है, उल्वा परिमार्जन, परिमार्जन मतलब कि हटाना है हमें, उल्वा मतलब हम बोल रहे हैं जरायु को, जरायु यानी कि प्लेसेंटा को हम बोल रहे हैं, प्लेसेंटा को हटाना है। कैसे हटाना है, जन्म के उपरांत जो जरायु बच्चों में लिपटा रहता है उसको हमें हटाना है। कैसे हटाना है, सैंधव लवण एवं सर्पी के प्रयोग से हमें इसको हटाना है। फिर नाल छेदन की बात करते हैं। नाल छेदन क्या है, चलिए नाल छेदन के पास आते हैं। नाल छेदन, नाल छेदन वही अम्बिलिकल कॉर्ड की बात कर रहे हैं, अभी प्लेसेंटा की बात हो रही थी, अब अम्बिलिकल कॉर्ड की बात हो रही, ठीक है, अम्बलाइकल कॉर्ड। नाल छेदन, चरक ने क्या बताया, नाभि से 8 अंगुल छोड़ना है हमें, नाभि से 8 अंगुल छोड़कर नाभि नाल पर चिन्ह लगाने तथा जिस स्थान पर छेदन करना हो उसे दोनों ओर से पकड़कर बांध देना। वो कुल मिला के प्रोसेस बता रहे हैं सीधी सीधी। नाल छेदन का मतलब तो समझ में आ गया, अम्बिलिकल कॉर्ड को कट करना है। तो इसमें चरक जी ने सीधा सीधा क्या बता दिया, प्रोसेस बता दिए कि 8 अंगुल छोड़ना है हमें, फिर उसमें निशान लगाना है, निशान लगाने के बाद दोनों तरफ से पकड़ना है उसको, फिर उसको काट देना है, ठीक है। ये बताया है उन्होंने। किस चीज से काटना है, स्वर्ण रजत की सलाखाएं होती हैं, तो स्वर्ण रजत की तेज धारदार शस्त्रों से हमें उसको काटना है, ठीक है। क्या है, नाभि से 8 अंगुल छोड़ना है, नाभि नाल पर चिन्ह लगा देना है पहले कि कितना हमें काटना है, 8 अंगुल छोड़ना है, फिर वहां पर चिन्ह लगा देना है। फिर जिस स्थान पर छेदन करना है हमें उस स्थान पे क्या करना है, दोनों ओर से पकड़ना है। स्वर्ण की, रजत की सलाखा हो सकती है, किसी धातु से भी बनी हुई क्या शस्त्र होगा, जो कि कैसा होगा, धारदार शस्त्र होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं अपन, धारदार शस्त्र होगा, धार होगी जिसमें, उससे हमें इसको काट देना है, ठीक है। नाभि की कटे हुए भाग को, अब जो नाभि काट दी हमने तो उसका जो कटा हुआ भाग होगा, ऑब्वियस सी बात है, उसको हम क्या करेंगे भाई, ड्रेसिंग करेंगे उसकी, आज की भाषा में ड्रेसिंग करेंगे, है ना। तो उसको बांधेंगे हम, तो उसको क्या करा, उसकी पट्टी कर दी, ड्रेसिंग कर दी, और उसको बांधा कैसे हमने, उसको यहाँ से लेकर बांध के उसके गले से बांध दिया बच्चे के, ठीक है, ताकि लटके नहीं, ठीक है। तो नाभि के कटे हुए भाग को क्या करना है, धागा बांध कर बालक के कंठ में बांध देना। अच्छा, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी बताई गई क्योंकि उस टाइम पे वो चीजें नहीं होती थी, आजकल ड्रेसिंग होती है, आराम से वहीं पे हमने कर दी। अब गले में टांगने की जरूरत पहले होती थी, तो उन्होंने धागे से बांधा और उसको गले से टांग दिया, ठीक है। तो नाल छेदन भी हो गया हमारा। अब ज्यादा रिवीजन हम इसका नहीं करेंगे, ठीक है। नाल छेदन के बाद हम नीचे आते हैं, क्या है, वही नाल छेदन के ऊपर क्या है कि अगर नाभि पक गई है, क्योंकि कई बार हम नाल छेदन करते हैं तो पक जाती है नाभि, है ना, उसमें क्या हो जाता है, मवाद बनने लगती है धीरे धीरे, मतलब कुल मिला के पक जाती है, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है अगर आज की भाषा बोले तो नाभि के पके होने पर, पाक होने की स्थिति में क्या करना है हमें, उसका लोध्र, प्रियंग एवं देवदारू और हरिद्रा कल्क से सिद्ध तेल का अभ्यंग करना चाहिए। क्या बोल रहा है, लोध्र प्रियंगु देवदारू, लोध्र प्रियंग देवदारू एवं हरिद्रा कल्क से क्या करना है, सिद्ध तेल करके हमें क्या करना है, इसका अभ्यंग करना है। समझ में आ रही बात, लोध्र प्रियंग देवदारू और हरिद्रा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, गर्भोदक वमन। अब मेन क्वेश्चन पे आ जाते हैं। मेन क्वेश्चन क्या था, शिशु परिचर्या बताते हुए गर्भोदक वमन का और हमें क्या जात कर्म का उसने बताया था कि वर्णन करना है। तो क्या है, प्रसवित शिशु जो अभी अभी प्रसव हुआ है जिसका द्वारा पान किए गए गर्भोदक को, पान किए गए, अच्छा गर्भोदक वमन का मतलब क्या है, गर्भोदक कुल मिला के जो मेकोनियम है ना, जो मेकोनियम है अगर वो उसके अंदर चला जाता है उसको बाहर कैसे निकालना है, कुल मिला के बात ये है, बाहर कैसे निकालते हैं हम, किसी भी चीज को वमन करके निकालते हैं। तो गर्भोदक वमन का मतलब क्या हो जाएगा, प्रसवित शिशु जो अभी भी पैदा हुआ है, आप अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं कि जो नया नया शिशु है, न्यू बॉर्न बेबी है, इंग्लिश भी लिख सकते हो, हिंदी भी लिख सकते हो, कि प्रसवित शिशु द्वारा क्या करना है, पान किए गए, जो उसने ले लिया है अंदर, उसने जो ले लिया है उसको क्या करना है, वर्निक्स बोल सकते हैं अपन, जो उसके ऊपर चिपका रहता है, कई बार है ना, बच्चा फीटस के अंदर है तो उसमें उसने एमनियोटिक फ्लूइड अंदर ले लिया है, तो उसको बाहर कैसे निकालना है, उसी को बोलते हैं गर्भोदक वमन। तो गर्भोदक को सैंधव लवण और घृत चटाकर वमन कराना पड़ता है। छोटा बच्चा है, खाएगा पिएगा तो है नहीं, तो क्या करना है, चटाना है उसको, लेकिन क्या चटाना है, सैंधव लवण और घृत चटाना है। ये एमसीक्यू भी बन सकता है कि गर्भोदक वमन में क्या क्या इस्तेमाल होता है, तो आप बता सकते हो, सैंधव लवण और घृत बताना है अपन को, ठीक है। तो गर्भोदक वमन समझ में आ गया। अब आते हैं जात कर्म पे। जात कर्म क्या, पहली बार उसको फीडिंग कराने को जात कर्म कह रहे हैं हम,
ठीक है, पहली बार फीडिंग कराने को जात कर्म कह रहे हैं। कैसे कराना है यहाँ पर भी उसने कहा है, मधु एवं घृत को अभिमंत्रित करके शिशु का पहले लेहन कराना। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, शिशु को, जिस बच्चे को मिल्क पिलाना है, ब्रेस्ट फीडिंग करानी है हमें उसको, तो उसको क्या करना है, पहले मधु और घृत पिलाना है, मधु और घृत का लेहन कराना है, चटाना है, मतलब कि वो भी अभिमंत्रित करके, ठीक है, मंत्रों के द्वारा उसको लेहन कराना है। फिर उसके बाद क्या करना है, दक्षिण स्तन में, कल हमने जब हम नामकरण संस्कार पढ़ रहे थे तो आपको याद होगा, कल हमने बताई थी कौन कौन सी दो दिशाएं, उत्तर दिशा और पूर्व दिशा, कि उत्तर दिशा और पूर्व दिशा में उसको सिर करके लिटाना था हमको, है ना। आज हमें एक और याद करनी है, कौन सी, दक्षिण दिशा याद करनी, मान लो तो दक्षिण स्थान है, दिशा नहीं है यहाँ पे, लेकिन दक्षिण, तो याद रखेंगे हम क्या, यहाँ पर दक्षिण स्तन से स्तन्यपान कराना है, दक्षिण स्तन से स्तन्यपान, ठीक है, स्तन मतलब ब्रेस्ट होता है, स्तन मतलब मिल्क होता है, ठीक है, स्तनपान कराना है। शिशु को शीतल जल से आश्वासित करके मधु घृत एवं सुवर्ण चूर्ण अनामिका अंगुली से चटाने का भी है, चटाने का विधान है, चटाने का है, ये तो टपोरियों वाली लैंग्वेज होगी, चटाने का है, लेकिन इसको चटाने का विधान है यहाँ पर होगा, ठीक है, तो अंगुली से चटाना भी है हमें इसको, ठीक है। पहले हमें क्या करना है, इसको मधु एवं घृत को अभिमंत्रित करके शिशु को क्या करना है, लेहन कराना है, ठीक है, दक्षिण स्तन से कराना है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, शिशु को शीतल जल से नहा धोकर उसको शुद्ध करके क्या करना है, उसका मुंह का कुल मिला के साफ करना, वो ये बोल रहे हैं, आश्वासित करके मधु घृत एवं सुवर्ण चूर्ण अनामिका उंगली से, किस उंगली से, अनामिका उंगली से चटाने का विधान है। ये अपना पूरा क्या हो गया, जात कर्म में भी हो गया। हमने क्या देख लिया है, शिशु परिचर्या देखी, तो किस किसने बताई है, चरक ने भी बताई है, सुश्रुत ने भी बताई, बागभट्ट ने भी बताई, लेकिन हमने चरक और सुश्रुत दोनों चीजों का लिया है। सुश्रुत ने उल्वा परिमार्जन बताया है, नाल छेदन बताया है, ठीक है, यहाँ चरक ने नहीं बताया उल्वा परिमार्जन, तो हमने उल्वा परिमार्जन देख लिया, नाल छेदन भी देख लिया क्या होता है। उल्वा परिमार्जन क्या था, जरायु को हटाना है, साफ करना है, सेंधा लवण और सर्पी से कर देंगे। नाल छेदन क्या, 8 अंगुली नीचे छोड़ना है, उसको पकड़ना है, निशान लगाना है, बांधना है, काटना है, काटने के बाद क्या करना है, उसको बांधना है और उसके बच्चे के गले से लगा देना। याद रहेगा, आप अपनी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। इतनी बात हो गई। फिर हमें जात कर्म और गर्भोदक वमन पड़ा, तो गर्भोदक वमन क्या था कि जो भी मेकोनियम बच्चा ले लेता है, अमनियोटिक फ्लूइड अंदर ले लेता है, उसको बाहर निकालना है। कैसे निकालना है, सेंधा लवण और वो चटा के उसको बाहर निकालना है, ठीक है। फिर नवजात कामला की बात करते हैं हम, यानी कि न्यूनेटल जॉइंडिस की बात करते हैं। जॉइंडिस हम सबको पता है क्या होता है, पीलिया होता है, येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन स्केलरा, वो भी किसकी वजह से हो रहा है, ड्यू टू इंक्रीज इन बिलरुबिन लेवल। बिलरुबिन का लेवल हमारा बढ़ जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, जॉइंडिस हो जाएगा। जॉइंडिस दो तरीके का होता है, एक पैथोफिजियोलॉजिकल, एक फिजियोलॉजिकल, है ना। चलिए आगे देखते हैं इसमें क्या क्या लिखा। येलोइश डिस्कलरेशन ऑफ स्किन स्केलरा एंड म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, स्किन का कलर, स्केलरा का कलर या म्यूकस मेम्ब्रेन कैसा हो जाएगा, कलर उसका येलो कलर का हो जाएगा, ड्यू टू इंक्रीज सीरम बिलरुबिन लेवल इज टर्म्ड एज जॉइंडिस। सीरम बिलरुबिन लेवल उसका बढ़ जाएगा, इस वजह से उसका बढ़ जाएगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, जॉइंडिस बोलते हैं, ठीक है। अब कह रहा है 60% ऑफ टर्म एंड 80% ऑफ प्री टर्म बेबी, मतलब कि टर्म बेबी और प्री टर्म बेबी, मतलब कि जो पूरा 9 महीने में हुआ हो वो 60%, और जो प्री टर्म हुए 9 महीने से पहले हो गए, 8 महीने 7 महीने में हो गए, है ना, तो क्या कह रहा है, प्री टर्म बेबी 80%, है ना, 80% किस में, प्री टर्म बेबी में डेवलप हो जाता है जॉइंडिस ड्यूरिंग फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ। जैसे ही वो बच्चा पैदा होता है उसके फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में इनको जॉइंडिस होता है। किन किन को होता है, अगर प्री टर्म है तो 80% संख्या, मतलब कि प्री टर्म वालों को ज्यादा जॉइंडिस होता है और टर्म वालों को कम होता है, 60% होता है, ठीक है। इन विच अबाउट 5%, इनमें से भी 5% जो जॉइंडिस होता है वो प्रोग्रेस होकर पैथोलॉजिकल जॉइंडिस में चला जाता है, क्योंकि जो मोस्टली कॉमन केस है वो फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस होता है। पैथोलॉजिकल इनमें से ही कोई सीरियस कंडीशन बन जाती है तो 5% केसेस वो कह रहे हैं कि शिफ्ट हो जाते हैं किस चीज में, मतलब कि कंडीशन खराब हो जाती है तो पैथोलॉजिकल में चेंज हो जाता है। लिखा हुआ है मोस्ट कॉमन कॉजेज फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस, ठीक है, मोस्टली फिजियोलॉजिकल जॉइंडिस होता है। फिर हम बात करें इसकी क्यों हो रहा है, अगर हम बात करें भाई जॉइंडिस हो तो रहा है, हमने देख लिया प्री टर्म बेबी में भी हो रहा है, टर्म बेबी में भी हो रहा है जॉइंडिस। हमने ये भी देख लिया स्क्लेरा का म्यूकस मेम्ब्रेन का कलर, स्किन का कलर अगर येलो हो जाता है तो जॉइंडिस होता है। हमने ये भी देख लिया क्यों हो रहा है कि बिलरुबिन का लेवल बढ़ जा रहा है इसलिए जॉइंडिस हो रहा है, देख लिया। लेकिन जॉइंडिस हो क्यों रहा है, बिलरुबिन का लेवल बढ़े क्यों रहा है, इसकी बात करते हैं हम। क्या कह रहा है, सिग्निफिकेंट रिलीज ऑफ हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन का रिलीज हो जाना सिग्निफिकेंटली, कहां से, आरबीसी ब्रेकडाउन होगी उसकी, बच्चा पैदा होता है आरबीसी उसकी ब्रेकडाउन हो रही है, आरबीसी ब्रेकडाउन हो रही है तो हीमोग्लोबिन उसका, आरबीसी में हीमोग्लोबिन है तो हीमोग्लोबिन उसका बाहर आ रहा है, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हाई हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एट बर्थ। बर्थ में बच्चे में आप देखोगे हीमोग्लोबिन ज्यादा होता है, तो जब हीमोग्लोबिन उसका बाहर बच्चा जन्म ले लेता है तो हीमोग्लोबिन की इतनी आवश्यकता नहीं है उसको, तो हीमोग्लोबिन उसका ब्रेकडाउन होता है, आरबीसी भी ब्रेकडाउन होती है और हीमोग्लोबिन भी कम होता है। तो जब हीमोग्लोबिन कम होता है तो वो एक्यूमुलेट हो जाता है, ठीक है, इसकी वजह से वो होता है जॉइंडिस।
शॉर्टर लाइफ स्पेन ऑफ आरबीसी इन न्यूबॉर्न, 60 दिनों की आरबीसी की लाइफ वैसी कितनी होती है 120 दिन की, लेकिन बच्चों में वो कह रहा है 60 दिन की होती है। तो 60 दिन की होती है तो आरबीसी भी ब्रेक डाउन होती है जल्दी जल्दी, ठीक है, तो इस वजह से होता है ऐसा। फिर हेपेटिक मेटाबॉलिज्म बिलिरुबिन इज लेस एफिशिएंट इन फर्स्ट फ्यू डेज ऑफ लाइफ। अब उसका हेपेटिक मतलब कि लीवर उसका बहुत अच्छे से मेटाबॉलिज्म नहीं कर पा रहा है, काम अच्छे से नहीं कर पा रहा है, तो वो जो बिलिरुबिन था वो फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ में, जैसे पहला एक हफ्ता होता है जब बच्चा पैदा होता है, तो उसका इतनी इफिशिएंटली उसमें लीवर काम नहीं कर पा रहा होता, इस वजह से उसमें क्या है बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता जाता है, ठीक है। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस क्या क्या है, क्या कह रहे हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस में, चीजें समझ में आ गई क्यों हो रहा है। अब देखते हैं फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस क्या कह रहा है, एलिवेशन ऑफ अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन कंसंट्रेशन ड्यूरिंग देयर फर्स्ट वीक ऑफ लाइफ, ठीक है। फिर क्या है, क्लिनिकल जॉइंटिस अपियर्स आफ्टर 24 आवर्स ऑफ एज। जो क्लिनिकल जॉइंटिस है यानी कि ये फिजियोलॉजिकल जो जॉइंटिस है 24 घंटे में ही दिख जाता है आपको, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो पैथोफिजियोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल मैंने दो बताया, तो जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस है इसमें जो बिलिरुबिन का कंसंट्रेशन होता है वो थोड़ा स्लो स्पीड से बढ़ता है, और लेकिन जो पैथोलॉजिकल होता है उसमें थोड़ा सा ज़्यादा स्पीड से बढ़ जाता है, ठीक है। और जो फिजियोलॉजिकल होता है ये अपने आप भी सही हो जाता है, अगर हम कुछ बहुत ज़्यादा मेडिकेशन नहीं भी करेंगे, थोड़ा सा बस इसको ऑब्जर्वेशन में रखेंगे तब भी ये सही हो जाएगा, रेडिएशन थेरेपी वगैरह हम दे देंगे तो सही हो जाएगा ये थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन जो पैथोफिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होगा इसमें थोड़ा सा हमें मेडिकेशन की जरूरत पड़ती है, ठीक है। ये थोड़ा सा कई बार कठिन हो जाता है सही करना इसको, ठीक है। क्या लिखा है, टोटल, अब हम बात करें फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस में, टोटल बिलिरुबिन राइज बाय लेस देन 5 मिलीग्राम पर डेसीलीटर पर डे। एक दिन में वो कह रहा है 5 mg पर DL ही बढ़ता है, इससे भी कम बढ़ता है वो बिलिरुबिन लेवल, ठीक है। इसमें पीक बिलिरुबिन लेवल जो ऑकर्स होता है वो 3 से 5 दिन में आता है, वो भी कितना आता है, टोटल बिलिरुबिन ऑफ नो मोर देन 50 mg पर डेसीलीटर, मतलब 3 से 5 दिन बाद जो पीक लेवल आता है बिलिरुबिन का इसमें बढ़ता है। बढ़ने के बाद वो कितना बढ़ता है, 15 mg पर DL तक रहता है। नॉर्मली कितना बढ़ रहा है पर डे के हिसाब से 5 mg पर DL रहे, अब वो 3 दिन की ही बता रहा है तो 3 दिन के हिसाब से उसने 15 कर दिया है, तो 15 से ज़्यादा लेकिन वो कह रहा है नहीं बढ़ता है, ठीक है। क्लिनिकल जॉइंटिस इज रिजॉल्व इन इन्फेंट बाय फर्स्ट वीक इन टर्म एंड सेकंड वीक इन प्री टर्म। जो टर्म बेबी होगा वो मैंने बताया ना अभी कि बिना इलाज के भी सही हो जाता है कई बार, तो इन्फेंट कितने में, फर्स्ट वीक में सही हो जाएगा टर्म बेबी हुआ होगा, तो अगर प्री टर्म बेबी हुआ होगा तो सेकंड वीक में ये क्या होगा, सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं पैथोलॉजिकल में। पैथोलॉजिकल में क्या कह रहा है, कॉजेज मे बी इमेच्योरिटी ब्लड, क्या लिखा है जी, ब्लड ग्रुप, इमेच्योरिटी ब्लड ग्रुप इनकम, अच्छा ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी लिखा है, सॉरी यहाँ पे पॉइंट लगना है, ये लिखा है कॉजेज में भी इमीडिएट इमेच्योरिटी की वजह से हो सकता है, मतलब आरबीसी इमेच्योर रह जाती है, फिर ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से हो जाती है, जैसे कि RH इनकम्पैटिबिलिटी होती है वो वाली, तो वही इनकम्पैटिबिलिटी की बात कर रहे हैं, ब्लड ग्रुप इनकम्पैटिबिलिटी अगर हो जाती है मदर में और बच्चे में, इस वजह से भी जॉइंटिस हो जाता है, ठीक है। इंट्रा यूटेराइन एंड पोस्ट नेटल इन्फेक्शन, यूट्रस के अंदर अगर बच्चा था वहां पे इन्फेक्शन हो गया, या डिलीवरी के बाद इन्फेक्शन हो गया है तब भी हो जाती है, या फिर G6PD डेफिशिएंसी की वजह से पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होता है, ठीक है। अगर हम बात करें बिलिरुबिन की, वहां पे हमने देखा था क्या, कितना बढ़ता था, एक दिन में 5 mg बढ़ता था, लेकिन यहाँ पर देखो 0.5 mg पर आवर के हिसाब से बढ़ रहा है, यानी कि 24 आवर, मतलब वहां पे एक दिन में 5 mg बढ़ा था, ये यहाँ पे कितना बढ़ गया, 10 mg बढ़ गया 24 घंटे में, है ना, मतलब कि एक दिन में यहाँ पे अगर हम बात करेंगे तो 10 mg बढ़ रहा है, वहां से डबल रेट में बढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। हम इन्वेस्टिगेशन की अगर बात करें, क्या क्या हमें इन्वेस्टिगेशन करानी है, ठीक है, तो सबसे पहले तो ब्लड ग्रुप कराएंगे, ब्लड ग्रुप ऑफ मदर एंड बेबी, माँ का बच्चे का ब्लड ग्रुप करा लेंगे हम, हेमाटोक्रिट वैल्यू सारी देख लेंगे, आरबीसी करवा के देख लेंगे, यूरिन एनालिसिस कर लेंगे, G6PD लेवल देख लेंगे आरबीसी में, ठीक है। तो क्या क्या देखा हमने, न्यूनेटल जॉइंटिस में हमने क्या क्या देखा भाई, अगर प्री टर्म बेबी है या टर्म बेबी है, तो प्री टर्म बेबी में 80% चांसेस हैं होने के, और टर्म बेबी में 60% चांसेस हैं। जो फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस होता है वो जल्दी सही हो जाता है, इसमें बिलिरुबिन का लेवल कम बढ़ पाता है, जो पैथोलॉजिकल होता है वो ज़्यादा इसमें बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता है और ये सही होने में टाइम लेता है। फिर हम इसकी इन्वेस्टिगेशन देखेंगे, तो इन्वेस्टिगेशन में क्या है, ब्लड ग्रुप हमें बताना है, अच्छा ये होता किसकी वजह से, हमने कहा RH इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से, इमेच्योरिटी की वजह से, G6PD डेफिशिएंसी की वजह से, ठीक है। अब हम देखेंगे इन्वेस्टिगेशन में, तो हमने कहा लेवल इन आरबीसी में हमें इसका लेवल देखना है कितना है, यूरिन एनालिसिस करना है, हेमाटोक्रिट वैल्यू देखना है हमें इसकी। मैनेजमेंट क्या है, हमने बताया पहले कि हर डिसीज का हमें मैनेजमेंट सबसे पहले देखना है। मैनेजमेंट क्या है इसका, फोटोथेरेपी, क्या है इसकी मैनेजमेंट, फोटोथेरेपी कर सकते हैं हम। डिक्रीज बिलिरुबिन फॉर्मेशन बाय इनहिबिटिंग हीम ऑक्सीजनेज,
जो बिलिरुबिन का लेवल बढ़ता जा रहा है वो टूटने की वजह से बढ़ रहा है हीम की, तो हम हीमोग्लोबिन का टूटना रोक सकते हैं। वो टूटना कैसे रुकेगा? उसको ऑक्सीजन प्रॉपर्ली प्रोवाइड करके, ठीक है। फिर ड्रग, ऑब्वियसली बात है, एंटीबायोटिक्स कुछ चलेंगे, जो भी चलेगा उसका ड्रग पूरा थेरेपी चलेगी उसकी। फिर क्या है? एल्बुमिन इन्फ्यूजन के कारण भी होगा, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं इसके आगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा? प्राण प्रत्यागमन, वेरी इंपॉर्टेंट। प्राण प्रत्यागमन, इसके बाद हम देखेंगे मॉडर्न में इसी से क्वेश्चन आता है क्या? न्यूनेटल रिसाइटेशन, ठीक है। प्राण प्रत्यागमन क्या है? कुल मिला के प्राण प्रत्यागमन न्यूनेटल रिसक्सिटेशन के लिए बोला गया है, ठीक है। अब प्राण प्रत्यागमन पहले जमाने में कैसे होता था? इतनी सारी व्यवस्थाएं नहीं थी, अभी हो गई हैं। तो पहले के जमाने में क्या बताया गया था, वो है प्राण प्रत्यागमन। कब करना है हमें? जो अपगार स्कोर हमने देखा था कल, अपगार स्कोर हमने कहा था ना 1 मिनट के अंदर अंदर हमें देखना है। फिर हमें सारी चीज़ें देखना है, क्या ये चीज़ें हो रही हैं इसमें, अगर नहीं हो रही हैं तो हमें इसको रिसक्सिटेशन करना जरूरी है। तो वो भी हम 5 मिनट बाद फिर से चेक करेंगे, हमने कल देखा था। तो उसी के बेसिस पर मिलता जुलता है, वहाँ से हमें ये कनेक्ट करके पढ़ना है। तो प्राण प्रत्यागमन क्या, पहले हिंदी का पढ़ते हैं, फिर मॉडर्न वाले को वहाँ से अपगार स्कोर से रिलेट करेंगे थोड़ा सा। चरक ने अपरापातन, वही अम्बिलिकल कॉर्ड वगैरह कटने के बाद कह रहे हैं अपरापातन के पश्चात प्राण प्रत्यागमन के द्वारा शिशु के प्राण के आगमनार्थ, शिशु के प्राणों को बचाने के लिए वो कह रहे हैं। इसका मतलब क्या था? वही जो चीज मैं कह रहा था कि अपगार स्कोर हमने चेक किया, अभी हम अपगार स्कोर चेक करते देखा हमने कि देखा कि बच्चा तो भाई बचने वाला नहीं है, स्कोर बड़ा कम है इसका। तो वही कह रहे हैं कि शिशु के प्राणों के आगमनार्थ, मतलब कि बच जाए प्राण इसके लिए हमें क्या क्या करना है, पहले की बातें हैं ये। हालांकि आजकल ऐसा करोगे हॉस्पिटल में जाके तो मरीज के जो परिजन होंगे बहुत मारेंगे कसम से। क्या बात लिखी है इसमें? 2 पत्थरों से कर्ण के पास ध्वनि उत्पन्न करना है। अभी तुम जाओगे पत्थर लेके किसी के पास ध्वनि बजाओगे, उसके पास मारेगा अलग। तो लेकिन याद तो हमें यही करना है, क्या करना है? 2 पत्थरों से कर्ण के पास ध्वनि उत्पन्न करना है। बहुत ईजी है, 3 चीजें हैं। क्या करना है? पत्थर से ध्वनि उत्पन्न करना है। क्या देख रहे हैं? प्राण प्रत्यागमन देख रहे हैं, पास है पत्थर, तो याद रख लेना पत्थर से ध्वनि उत्पन्न करना है हमें, ठीक है। फिर क्या करना है? शीत या उष्ण जल से मुख पर सिंचन करना है, मुख धोना है बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे लिप्स के साइड पे थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, किंचा मार सकते हैं मुंह में, ठीक है। फिर क्या कह रहा है? कृष्ण कपाली का सूप, सूप होता है ना जिससे हम लोग दाल वगैरह ऐसे मम्मी लोग साफ करती हैं, उससे देखा हो ऐसे ऐसे, एक बहुत वीडियो वायरल हो रही थी, ऐसे ऐसे करते थे, वो डांस करता था उसके रिदम में, सूप, उसी को सूपा बोलते हैं या सूप बोलते हैं। कृष्ण कपाली का सूप से वायु प्रवाहित करना है। देखो यहाँ पर एक चीज तो लेकिन इन्होंने सही की, क्या? वायु प्रवाहित करना है। वहां पे भी हम देख रहे थे कि ऑक्सीजन का लेवल कंसंट्रेशन बढ़ रहा था, इसलिए क्या हो रहा था? हाइपर कैपनिया हो रहा था, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ रहा था, कल हम देख रहे थे वहां पे, है ना। तो ऐसे ही यहाँ पर क्या बोल रहे हैं वो कि क्योंकि ऑक्सीजन की कमी ना होने पाए, तो इसलिए उसको क्या करना है? अपने को हवा देना है। तो किसे देना है? लेकिन कृष्ण कपाली का सूप से वायु प्रवाहित करना है। कब तक करना है? जब तक श्वास प्रश्वास आदि चेष्टा पुनः उत्पन्न न हो जाए, मतलब कि उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया है, ठीक है। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, ऑक्सीजन वो कम ले पा रहा है, ब्रीदिंग कम कर पा रहा है। तो वो यही कह रहे हैं कि जब तक हमें उसको हवा देनी है, जब तक वो ब्रीदिंग नॉर्मल ना करने लग जाए। क्या क्या देखा हमने प्राण प्रत्यागमन में? पत्थर बजाना है दोनों कानों के पास से, मुख सिंचन करना है, फिर क्या करना है? उसको हमें सूप से हवा करना है, सूपे से हवा करना है, ठीक है। अब क्या है आगे? लक्षण हमें कैसे पता चलेगा कि इसके साथ ये सारी चीजें करना है कि नहीं करना है? तो लक्षण क्या क्या है, कैसे दिखाई देगा वो बच्चा में? बहुत सारे लिखे, इसमें से 3-4 हम देखते हैं। क्या बच्चा कैसा होगा? जब उसको ऑक्सीजन नहीं आ रही होगी क्या करेगा? कलर वलर देख के तो हमें पता चल ही जाएगा। दूसरी चीज हमें क्या होगा? वो हाथ पैर यहाँ से वहाँ फेंकेगा। कंडीशन आपको दर्द में दिखेगा बच्चा, ऑब्वियस सी बात है, मरने वाला है, क्योंकि वो तो मृत्यु की तरह जैसा पेन होता है वैसा पेन में दिखाई देगा। पहले नॉर्मल सोचो आप, ताकि याद करने की जरूरत ना पड़े। मृत्यु के समान उसका वो हो जाएगा, घबराहट में होगा, है ना, मृत्यु के समान बिल्कुल एकदम देखेगा बस मरने ही वाला है, ठीक है। हाथ पैर फेंकेगा, है ना, देखने में आपको वैसे अच्छा नहीं लगेगा क्योंकि उसको ऑक्सीजन की कमी होगी, तो पेल कलर हो जाएगा उसकी बॉडी का, है ना। तो अब यहाँ देखते हैं क्या क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैंने बोला वही देखो आप, मृत्यु सदृश कष्ट का अनुभव होना। मृत्यु के सदृश उसको कष्ट का अनुभव होगा। आपको समझ में आ जाएगा कि इसको भाई प्राण प्रत्यागमन करना है, प्राणों को इसको वापस लाना है, ये वाली प्रोसेस करना है, ठीक है। अंगों को इधर उधर फेंकेगा, परेशान हो जाएगा, इरिटेट हो जाएगा, सांस नहीं ले पा रहा है, तो हाथों को पैरों को इधर उधर फेंक। आपने देखा भी होगा छोटे बच्चे क्या करते हैं, उनको दर्द ऐसे ऐसे हाथ पैर चलाते हैं अपने, है ना। अब बोल तो पाते नहीं है, ठीक है। तो अंगों का इधर उधर फेंकना। फिर क्या है? शरीर की धातुओं का अस्थिर होना, उनकी धातुओं में अस्थिरता दिखेगी, ठीक है। फिर क्या है? क्लेश के अनुरूप रोदन में असमर्थ हो जाना। फिर अति प्रबल मोह तथा ज्वर से पीड़ित होना। अब देखो आप ये 2 पॉइंट छोड़ना है तो छोड़ दो, नहीं समझ में आ रहा है भैया अपन को, नहीं याद कर पा रहे, लेकिन 3 चीजें तो याद कर पा रहे हैं। क्या? मृत्यु के समान उसको कष्ट हो रहा है, हाथ पैर यहाँ से वहां फेंक रहा है, और तीसरी चीज क्या कर रहा है? उसको बुखार आ गया है। 3 चीजें तो याद रहेंगी ना, इसमें तो बिल्कुल जोर नहीं लग रहा आपको याद करने में। बाकी 2 लाइनें और याद कर लेंगे अपन। क्या? धातुओं का क्षय हो रहा है उसकी, है ना, अस्थिर है धातु में उसकी,
ठीक है, शरीर की धातुओं का अस्थिर रहना। फिर ये वाला पॉइंट है क्या, यौवन आदि अवस्थाओं का अनुभव ना होना, यौवन आदि अवस्थाओं का अनुभव ना होना। फिर क्या, अति प्रबल मोह तथा ज्वर से पीड़ित होना हमने देख लिया। फिर क्या, क्लेश के अनुरूप रोदन में असमर्थ होना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, हम ज्यादा बार बार रिवीजन नहीं करेंगे। इसकी चिकित्सा क्या है, चिकित्सा में क्या करना है, हमें बला तेल से परिसेक करना है, ध्वनि देना, वही कानों के आसपास ध्वनि बजाना है, दक्षिण कर्णमूल के पास हवा करना है। वो जो 3 चीजें स्टार्टिंग में बताई थी कि ये चीजें करके हमें प्राणों को उसके बचाना है, वही चीज लास्ट में चिकित्सा में भी लिख दी गई है। एक चीज बस एक्स्ट्रा लिखी, क्या, बला तेल से परिसेक करना, बाकी ध्वनि बजाना है सेम है, दक्षिण कर्णमूल के पास हवा करना है। यहाँ पे क्या, फिर से दक्षिण दिशा आ गई है, दक्षिण कर्णमूल के पास हवा करना है। वहां पे क्या बताया गया था कि कृष्ण कपाल सूप से हवा करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या बता दिया, दक्षिण कर्णमूल के लिए। अब लिखने में फेंकने में देखो आपसे आगे कोई नहीं हो सकता, आप जितना इसको बढ़ा लिखना है, ध्वनि करना है तो इसको बढ़ा चढ़ा के लिखो, हमें दोनों कर्णों पर ध्वनि करना है, 2 पत्थरों से करना है, जब तक करना है, वैसा करना है, ऐसा करना है, आप लिख सकते हो अपने हिसाब से बना बना के इसको, 1 के 5 शब्द तो आप कर ही दोगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब आ गया न्यूनेटल रिसक्सिटेशन। ठीक है, अब इसको मॉडर्न से कोरिलेट करके देख सकते हैं, वही है प्राण प्रत्यागमन, न्यूनेटल रिसक्सिटेशन, सेम चीज है, दोनों चीजें आती हैं क्वेश्चन में। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, फिर से गोल्डन मिनट की बात होगी। न्यूनेटल रिसक्सिटेशन हमें कब करना है, थोड़ा मैं बार बार बोल नहीं पा रहा हूँ, टंग ट्विस्ट हो रही है मेरी। ठीक है, न्यूनेटल रिसक्सिटेशन, ठीक है, कब करते हैं हम, 90 मिनट में, जो 90 सेकंड में करते हैं, जिसको हम गोल्डन टाइम कहते हैं इसका। ठीक है, कैसे देखना है, पहले 1 मिनट में हम देखते हैं इसको, अगर सही है बच्चा तो नहीं करेंगे, अगर नहीं है सही तो करना है। कैसे पता चलेगा सही है कि नहीं है, हम उसकी 3 चीजें देखेंगे, बॉडी का टोन देखेंगे, उसकी क्या उसका टोन, यानी कि हाथ पैर जो है, जैसे मैंने बताया फ्लैक्स रहने चाहिए, इस तरीके से इस कंडीशन में रहने चाहिए, अगर ऐसे हैं तो ठीक है। कलर हम उसका देखेंगे, क्या कलर वाला दिख रहा है, वैसे तो अबगार स्कोर चेक कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 3-4 चीजें इसमें लिखी हुई होंगी। ठीक है, क्या है, देखो ये है बिल्कुल शॉर्ट में 3 चीजें लिखी, क्या लिखी हैं, इज दिस टर्म गेस्टेशन, क्या जो जेस्टेशन पीरियड है इसका टर्म है पूरा, मतलब बच्चा पूरे 9 महीने बाद पैदा हुआ, पहली चीज देखेंगे। फिर हम देखेंगे उसकी मसल का टोन, भाई हाथ पैर ऊपर करके ऐसे है या नहीं है। फिर क्या देखेंगे, इन्फेंट क्राइंग या ब्रीदिंग, ऑब्वियस सी बात है ब्रीदिंग ही तो देना है, अगर वो ब्रीदिंग पहले से कर रहा है या रो रहा है पहले से तो कोई दिक्कत नहीं है, यानी कि सब सही है, उसका अबगार स्कोर भी 7 से 10 के बीच में आएगा, कल हमने देखा था, अगर सारी चीजें हो रही हो तो इसमें वही चीजें लिखी है कि हमें क्या देखना है, सबसे पहले ये 3 चीजें देखना है। यहां से बता देता हूँ, फर्स्ट फ्यू सेकंड ऑफ लाइफ इज कंसिडर्ड क्रूशियल फॉर द नॉर्मल न्यूबॉर्न सर्वाइवल, जो भी न्यूबॉर्न सर्वाइव होता है फर्स्ट फ्यू सेकंड उसके लिए क्या होता है, बहुत ज्यादा क्रूशियल होते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू द गोल्डन मिनट कॉन्सेप्ट 90 सेकंड का है जो कि हमारा। ठीक है, इनिशियल असेसमेंट क्या करना है हमको, इज दिस टर्म जेस्टेशन, पहला सवाल वो तो आपको पहले से पता रहेगा, वहीं थोड़ी आप सारी चीज देखोगे। तो आप देखो क्या ये टर्म गेस्टेशन हुआ है, पूरा 9 महीने के बाद पैदा हुआ है, क्या बच्चा रो रहा है, ब्रीथ कर रहा है, क्या बच्चे का मसल टोन सही है। अगर ये तीनों के सवाल आपको मिलते हैं यस, तो आपको फिर यहाँ पे आगे करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू रिसाइटेशन, आपको बच्चे को रिसाइटेशन नहीं देना है। लेकिन अगर आपको इनमें से सवाल मिलता है किसी भी चीज का नो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, रिसक्सिटेशन करना पड़ेगा। रिसक्सिटेशन करना है तो क्या करना है उसके लिए, ठीक है, कैसे करना है रिसक्सिटेशन, क्या क्या होते हैं पहले, क्या क्या उसमें सामान लगेगा आपको, रिसक्सिटेशन किट, यहाँ पे KIT का मतलब है किट, क्या क्या सामान चाहिए आपको रिसक्सिटेशन के लिए। ठीक है, वो मेरी टंग ट्विस्ट हो रही, अरे फिर से बोल रहा हूँ, टंग ट्विस्ट हो रही है, तो बार बार उस पर ध्यान ना दें आप। ठीक है, मैं बोलूँगा आप समझ जाना मैं क्या बोल रहा हूँ, बात खत्म। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या चाहिए, म्यूकस एस्पिरेटर चाहिए, मेकोनियम एस्पिरेटर चाहिए, हमें मैकेनिकल सक्शन चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अगर उसने मान लो मेकोनियम वगैरह ले लिया अंदर, या उसके गंदगी चली गई, वर्निक्स वगैरह चला गया, म्यूकस है बहुत सारा, गले फंसा हुआ, तो मैं क्या कहती हूँ, कोई सक्शन चाहिए आपको, है ना। तो क्या चाहिए अपने को, मैकेनिकल सक्शन चाहिए, सक्शन कैथेटर चाहिए, कितना, 10 फीट का 12 फीट का, बच्चों के साइज है ये। फीडिंग ट्यूब चाहिए 6 फीट की, और 20 ml की एक सिरिंज चाहिए। आप समझो आप डॉक्टर हो बिल्कुल, आपको क्या क्या सामान चाहिए रहेगा, आप इसको इस तरीके से याद करो। आप पेशेंट से क्या बोलोगे, एक काम करो फटाक से, मतलब पहले से रहेगी ये सारी चीजें, इसलिए लिखा उसमें रिसक्सिटेशन किट, आपके पास पहले से वहां पर क्या अवेलेबल होगा, है ना। तो आप पहले से क्या मंगा के रखोगे पेरेंट से, क्या क्या मंगा के, और ये भी आपको पहले से पता चल जाएगा। जैसे आपने देखा पहला क्वेश्चन क्या पूछा था, क्या ये टर्म बेबी है या नहीं है, अगर टर्म बेबी नहीं है तो आपके पास चांसेस पहले से ही बन जाते हैं। अभी बच्चा तो देखा नहीं आपने, तो अपन को मसल टोन वगैरह ब्रीथिंग क्राइंग तो नहीं पता चलेगी, लेकिन गेस्टेशन आप पहले से सतर्क हो जाएंगे कि अगर ये प्री टर्म बेबी, तो चांसेस बनेंगे कि इसको रिसक्सिटेशन हमें करना पड़ेगा, मान लो ऐसा। ठीक है, तो आप पहले से मंगा के रखोगे सामान, क्या क्या मंगाओगे, आप बोलोगे उससे म्यूकस एस्पिरेटर चाहिए,
मेकोनियम, मैंने क्या बोला, म्यूकस फंस गया है, मेकोनियम ले लिया है ना, तो म्यूकस एस्पिरेटर, मेकोनियम एस्पिरेटर। अब सक्शन चाहिए, सक्शन से हम बाहर निकालेंगे, तो कौन सा सक्शन चाहिए, मैकेनिकल सक्शन, ठीक है। और सक्शन कैथेटर चाहिए अपने को, 10 फीट का 12 फीट का चाहिए। ये लिखना हो ठीक है, नहीं लिखना हो ठीक है, कैथेटर लिख देना, सक्शन कैथेटर बस लिख देना, या मैकेनिकल सक्शन लिख देना, एक चीज लिख देना कुछ भी। फिर फीडिंग ट्यूब चाहिए भाई, बच्चा को हमने फीडिंग ट्यूब अपन ने कल देखा था, ग्रीमिस स्कोर जब देखना तो वो कैसे करेंगे, फीडिंग ट्यूब डाल के देखेंगे हम उसको, है ना। तो फीडिंग ट्यूब चाहिए अपने को, और 20 ml की एक सिरिंज चाहिए अपने को, ठीक है, इतना काम चाहिए। अब और क्या चाहिए आपको, ऑब्वियस सी बात है, ऑक्सीजन की कमी पड़े तो ऑक्सीजन का मास्क चाहिए रहता है, बच्चे को आप ऑक्सीजन का मास्क लगाओगे। O2 का सिलेंडर चाहिए, वो भी किसके साथ चाहिए, फ्लोमीटर एंड ट्यूब के साथ चाहिए, है ना। पता तो चले हमें कितने ml पर बच्चों को देनी है। नॉर्मली भी हम 5 ml NS जो मास्क होता है, NS मास्क होता है, 5 ml पर आवर के हिसाब से हम उसको नॉर्मली 5 ml 7 ml देते हैं। बहुत ज़्यादा जिसको अस्थमा वगैरह होता है, सांस नहीं ले पा रहा होता है, COPD होता है, एम्फाइजीमा होता है, उनको हम 7 ml पर आवर के हिसाब से ऑक्सीजन चढ़ाते हैं। तो बच्चों के लिए 4-3 देना पड़ेगा। तो हमें उसको नापेंगे कैसे, तो मेजरमेंट के लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए फ्लोमीटर चाहिए एंड ट्यूब चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर कुछ मेडिकेशन भी तो चाहिए रहेगा, क्या चाहिए रहेगा अपने को, एपिनेफ्रिन NS DNS हम सब जानते हैं, नॉर्मल सलाइन वगैरह, तो NS चाहिए रहेगा। सोडियम बाइकार्बोनेट चाहिए और स्टेराइल वाटर चाहिए, ठीक है। फिर क्या चाहिए, आप डॉक्टर हो तो आप क्या, स्टेथोस्कोप आपके पास होना चाहिए, ठीक है, तो स्टेथोस्कोप रहेगा। ग्लव्स वगैरह पहन के ही आप काम करेंगे तो ग्लव्स चाहिए आपको। एडहेसिव टेप चाहिए, जब आप राइल्स ट्यूब वगैरह डालोगे तो टेप से आपको उसको लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो एडहेसिव टेप भी चाहिए आपको, और शोल्डर रोल चाहिए आपको, ठीक है। तो क्या क्या सामान चाहिए वो ये बता रहे हैं अपन को पहले, ठीक है। फिर क्या है, अब जहां पर करना है वो एरिया कैसा होना चाहिए, एरिया वार्म होना चाहिए, थोड़ा सा वार्म कंडीशन में होना चाहिए, स्टेराइल कंडीशन होनी चाहिए पूरी, है ना। तो क्या है यहाँ पर, एरिया फॉर इनिशियल केयर ऑफ न्यूबॉर्न शुड बी वार्म विद द हेल्प ऑफ रेडिएंट वार्मर, ठीक है। रेडिएंट वार्मर मतलब कि ऐसे लाइट टाइप की होती है कुछ, जिससे रेडिएशन टाइप का आता है, वो उसकी मदद से आपको वार्म करना है रूम को। ऐसे नहीं यहाँ पे हीटर लगा दिए एकदम गरम गरम वाले, है ना, जिससे पता चला ऑक्सीजन और खत्म हो जाए उस रूम की, वो नहीं लगाना हमें। तो इसलिए क्या बोलना है यहाँ पर, रेडिएंट वार्मर की मदद से हमें वहां पे टेम्परेचर को वार्म करना है थोड़ा सा, ठीक है। चलिए फिर यहाँ पे क्या हो गया हमारा, हमने देख लिया सामान हमें क्या क्या चाहिए। जितनी चीजें मैंने बोली उसमें से कुछ तो याद रहेगा आपको। क्या याद रहेगा, ट्यूब याद रहेगी, राइल्स ट्यूब जिसको हम फीडिंग ट्यूब बोलते हैं, तो राइल्स ट्यूब चाहिए हमें। कैथेटर भी चाहिए, याद रह गया होगा आपको। मेकोनियम एस्पिरेशन चाहिए, म्यूकस एस्पिरेटर चाहिए, इतनी चीज याद हो गई। 20 ml की एक सिरिंज चाहिए। अब क्या चाहिए आपको, वो लगाना था तो टेप चाहिए, ग्लव्स चाहिए, स्टेथोस्कोप चाहिए, इतनी बात याद हो गई। कंडीशन कैसी चाहिए, वार्मर कंडीशन चाहिए अपने को, किसकी मदद से करेंगे, रेडिएशन उसकी वजह से, है ना, हीटर वगैरह नहीं लगाना है वहां पे, ठीक है। रेडिएंट वार्मर चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, स्टेप्स फॉर रिसाइटेशन, हम स्टेप्स देख लेते हैं। अभी हमने क्या देखा, पहले देखा कब करना है, देख लिया हमने कि गोल्डन टाइम में करना है। क्यों करना है, क्रूशियल टाइम होता है, उसको बच्चे की कंडीशन देखने के लिए करना है। क्या क्या सामान चाहिए वो देख लिया। अब करना कैसे, स्टेप्स क्या है इसके लिए, क्या है स्टेप्स फॉर रिसाइटेशन, क्या क्या है। सबसे पहले कह रहे हैं बच्चे को कहाँ रखना है, वही प्री वार्म सीट पे रखना है, एंड हेड इज केप्ट स्लाइटली लो, मतलब कि बच्चे को, मेरे पास कुछ है नहीं पकड़ने के लिए, दिखाता कुल मिला के ऐसे, इस कंडीशन में लिखना है। बच्चे का सिर जो होना चाहिए थोड़ा सा लो होना चाहिए, और ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, ठीक है, हो गया। और प्री वार्मर सीट पे रखना है उसको। फिर क्या करना है, सुपाइन पोजीशन पे रखना है, हेड न्यूट्रल होना चाहिए, अंडर रेडिएंट वार्मर टू प्रिवेंट हाइपोथर्मिया, बच्चे का टेम्परेचर एकदम से डाउन नहीं हो जाए, तो हाइपोथर्मिया से बचाने के लिए रेडिएंट वार्मर के अंदर रखना है अपने को, ठीक है। अब क्या क्या करना है हमें उसके साथ, ओरल नेजोफेरेंजियल कैविटी शुड बी क्लीन। अब हमें क्या करना है, क्लीन करना है, लेकिन किस प्रोसेस में क्लीन करना है, सबसे पहले हमें माउथ को साफ करना है। माउथ को साफ करेंगे पहले हम। अच्छा, नोज में अगर डायरेक्टली हम सक्शन करने लगेंगे, क्यों नहीं कर रहे हैं हम नोज को पहले, अगर हमने ये लाइन आप लिख सकते हो, अगर कुछ भूलो कम पड़े, ऐसा लगे कि 5 नंबर लाइक मटेरियल नहीं हो पा रहा है, तो नोज को क्यों नहीं हम पहले कर रहे हैं सक्शन। नोज को करोगे, आपने नोज यहाँ से ट्यूब डाली, सक्शन किया, तो नाक आपको पता है मुंह से ही है, तो अगर नाक से आप खींच रहे हो तो जो भी उसके नेजोफेरिंक्स वगैरह में या म्यूकस वगैरह फंसा हुआ होगा वो डायरेक्ट मुंह में आ जाएगा, और ज़्यादा और चोक होने के चांसेस हैं। तो नाक में हम सबसे कम बाद में डालेंगे, पहले मुंह में डाल के बाहर निकाल लेंगे उस सामान को पूरे। तो सबसे पहले माउथ को करना है अपने को क्लीन, फिर ओरोफेरिंक्स को करना है, फिर हाइपोफेरिंक्स को करना है, ऊपर वाला साफ करेंगे, फिर नीचे वाला साफ करेंगे, ठीक है। फिर लास्ट में हमें नोज को साफ करना है। लिखा हुआ भी, नोज शुड नॉट फर्स्ट, पहले नहीं करना है, क्यों, इट रिफ्लेक्ट्स ब्रीदिंग विथ द रिस्क ऑफ एस्पिरेशन ऑफ सीक्रेशन, जो भी सीक्रेशन होगा उसको अंदर निकलने के इसमें चांसेस है, मतलब कि फंसने के चांसेस हैं, ठीक है। और ब्रीदिंग तो होगी होगी उसमें डिस्टर्ब थोड़ी सी, ठीक है। चलिए हमने ये भी देख लिया है। अब हमें क्या देखना है, किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है भाई, कैसे करना है, तो क्या याद रखना है अपने को, TABC,
एक तो ABC याद रख सकते हैं, ABC याद नहीं करना है तो यहाँ पे टैब याद रख लो। आप लोग सब लोग लेक्चर किस में देख रहे होंगे मोस्टली, मानो टैब में, और टैब में कौन सा चार्जर लगता है, C टाइप का, तो टैब C टाइप का आपका, तो टैब C याद रख लेना, जैसे याद हो जाए वैसे याद रख लो, ठीक है। टैब C क्या है, टैब C का मतलब T से टेम्परेचर होता है, T से क्या होता है, टेम्परेचर। हमें सबसे पहले उसका टेम्परेचर मेंटेन करके रखना है, हाइपोथर्मिया में ना जा पाए इसलिए रेडिएंट वार्मर के नीचे रखना है, ठीक है। तो मेंटेनेंस ऑफ वार्मथ कंडीशन रखना, इसको बढ़ा के लिखना है तो लिख सकते हो रेडिएंट वार्मर के नीचे रखना है ताकि हाइपोथर्मिया में ना जा पाए, ठीक है वही। फिर उसके बाद क्या है, टी के बाद ए से एयरवे, उसका हमें एयरवे क्लियर करना है सबसे पहले। तो क्या क्या ध्यान देना है, उसकी पोजीशन का ध्यान देना, पोजीशन कैसी रखना है मैंने भी बताया था, हेड थोड़ा स्लाइटली लो होना चाहिए, ठीक है। नेजल एंड ओरोफेरिंजियल सक्शन सबसे पहले करेंगे हम, उसके बाद एंडोट्रैकियल इंट्यूबेशन करेंगे, अगर मान लो उसकी सांस वगैरह नहीं आ रही तो इंट्यूबेट करेंगे उसको, ठीक है। तो एयरवे का ध्यान रखना हमें, उसके बाद ब्रीदिंग का ध्यान रखना है, क्या करना है, रेस्पिरेशन इज एस्टेब्लिश्ड बाय फ्लिकिंग द फुट में उसको ऊपर करके रब करके, है ना, बैक को रब करके, ठीक है। फिर क्या करना है, पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन। जब इन सब चीज़ों से काम नहीं चल रहा है, हम उसको रिसाइटेशन ही कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमने उसको मान लो वेंटिलेटर पे ले लिया है तो उसमें क्या देना है, पॉजिटिव प्रेशर देना है, ठीक है। ये क्वेश्चन बनता है कि कैसा प्रेशर देना है वेंटिलेशन में, तो पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन, ठीक है, तो याद रहेगा। फिर हमें क्या था, सी से क्या हो रहा था, ABC, सी का मतलब है सर्कुलेशन, हमें उसका सर्कुलेशन भी ध्यान में देना है। चेस्ट कंप्रेशन करेंगे और उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, उसको मेडिकेशन भी देंगे, जो हमने मेडिकेशन ऊपर मंगाई थी, एपिनेफ्रिन, NS वगैरह जो हमने मंगाया था, वो मेडिकेशन भी चलेगी। चेस्ट वगैरह कंप्रेस करके भी हम सारी चीज़ें देख लेंगे, उसका सर्कुलेशन ताकि सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ABC से क्या देखा हमने, टेम्परेचर देखना है, एयरवे देखना है, ब्रीथिंग देखना है, और C से क्या देखना है अपने को, सर्कुलेशन देखना है। याद रहेंगी चीज़ें इतनी। चलिए, न्यूनेटल रिसस बोलना नहीं आ रहा मुझे, बार बार फंस जा रहा हूँ। न्यूनेटल रिसक्सिटेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। ये क्या था, आयुर्वेद में प्राण प्रत्यागमन है और मॉडर्न में हमारा न्यूनेटल रिसक्सिटेशन है। कब करना है हमको, 1 मिनट के अंदर करना है, 5 मिनट बाद दोबारा करना होता है, ये हमको कल से पता है। 90 सेकेंड में करना है, ये हमारा गोल्डन टाइम होता है। क्या क्या सामान चाहिए पहले हमने ये देखा, कहाँ करना है, उसके स्टेप्स क्या क्या हैं और करना कैसे, उसमें हमें ध्यान किस चीज़ का देखना है, तो टैब C का ध्यान देना हमें, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम क्या है। मैं थोड़ा सा रिलेटेड क्वेश्चंस एक दूसरे के नीचे रख रहा हूं। अब मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम क्या है, वही जिसके लिए हम वो प्राण प्रत्यागमन वगैरह कर रहे थे कि उल्वा परिमार्जन की, इसको साफ करना नहीं तो बच्चे के मुंह में चला जाएगा, लेकिन हम कह रहे हैं अगर वो सब मतलब साथ में ही लिखा है मैंने, इसलिए क्या, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। जो मेकोनियम है, मेकोनियम क्या होता है, फर्स्ट स्टूल जो पास करता है बच्चा, वो अगर उसने सक कर लिया, उसके अंदर चला गया, लंग्स के अंदर चला गया, तो उससे क्या क्या बीमारी होती है, उससे क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आते हैं, वो है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, ठीक है। क्या है मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम, क्या है भाई, मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम इज एन एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कॉज्ड बाय, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, क्यों हो रहा है, कॉज्ड बाय एस्पिरेशन ऑफ मेकोनियम, एस्पिरेशन ऑफ मेकोनियम। मेकोनियम उसने ले लिया है, कहाँ से लिया है, इनटू द लंग्स लिया है ऑफ द फीटस और न्यूनेट। न्यूनेट ने अपने लंग्स में, अंदर था बच्चा, पेट के अंदर था, मतलब कि उसके बॉम के अंदर था, यूट्रस के अंदर था, उसने क्या किया है, मेकोनियम अपना अंदर ले लिया, उसने मान लो पॉटी वट्टी कर दी, उसने वो पूरा अंदर ले लिया है, ठीक है। तो मेकोनियम, अब मेकोनियम क्या होता है वो कह रहे हैं, मेकोनियम इज द फर्स्ट पास्ड स्टूल। क्या क्या होता है उसमें, कंसिस्ट ऑफ वाटर, पानी होगा उसके अंदर, डेड स्किन सेल होगी उसके अंदर, वर्निक्स होगा जो कि उसके ऊपर एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर जो, मतलब एमनियोटिक फ्लूइड भी बोल सकते, मतलब वर्ने मतलब बच्चे के बाहर जो मोम की तरह वाइट वाइट सी स्किन के ऊपर कवरिंग रहती है वो थोड़ी सी, है ना, उसको बोलते हैं वर्निक्स, ठीक है। फिर बाद में एमनियोटिक फ्लूइड भी रहेगा उसमें और लेनुगो हेयर्स रहेंगे। लेनुगो हेयर्स का क्या होते हैं, जो 5th मंथ में बेबी के बॉडी में हेयर ग्रो करते हैं प्रेगनेंसी के टाइम पे, उनको हम क्या बोलते हैं, लेनुगो हेयर्स बोलते हैं। जब पहला मेकोनियम वो पास करता है तो लेनुगो हेयर्स उसमें आते हैं, ठीक है। चलिए फिर क्या करना है, इसमें आगे देखते हैं। अबाउट 10 to 15% ऑफ प्रेगनेंसी जो होती है उसमें कॉम्प्लिकेटेड आता है पैसेज का, किसके कारण से आता है, मेकोनियम के कारण, इन यूट्रस ड्यूरिंग लेबर, ठीक है। यानी कि जब बच्चा पैदा होता है तो वो मेकोनियम पास कर देता है यूट्रस में, इसलिए 10 से 15% जो केसेस हैं उनमें मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम आपको देखने को मिलता है इस कारण से, ठीक है। यूजुअली ऑकर इन टर्म और पोस्ट टर्म बेबी कह रहे हैं, या तो टर्म वाले में या पोस्ट टर्म, या तो मतलब कि 9 महीने से ज़्यादा हो गया बच्चा उसमें देखने को मिल जाते हैं, कई बार टर्म वाले मिल जाता है, प्री टर्म में ये कह रहे हैं ऐसा नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ऑकर इन टर्म और पोस्ट टर्म बेबी में आपको ये चीज़ देखने को मिलेगी, ठीक है। अच्छा, पोस्ट टर्म हो जाता है तभी, इसलिए कई बार आपने सुना होगा डॉक्टर बोलते हैं बच्चे ने स्टूल पास कर दी इसलिए ऑपरेशन करना पड़ेगा, C सेक्शन करना पड़ेगा जल्दी से, है ना, इसी वजह से करना पड़ता है ताकि उसको ये ना हो पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम उसके क्लिनिकल फीचर देख लेते हैं, कैसा दिखाई देगा हमें अगर उसने स्टूल को ले लिया है, मेकोनियम उसने एस्पायर कर लिया है, अंदर चला गया तो।
स्किन और नेल्स एंड अम्बिलिकल कॉर्ड मे बी स्टेन येलोइश ग्रीन। क्या क्या? स्किन, अम्बिलिकल कॉर्ड मे बी स्टेन येलोइश ग्रीन। स्किन, नेल और अम्बिलिकल कॉर्ड कैसा दिखाई देगा? येलोइश ग्रीन दिखाई देगा। ठीक है। साइन ऑफ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, भाई उसने अंदर ले लिया है, सब अंदर चला गया, फंस गई ये चीजें, तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस उसको हो जाएगा, वो सांस नहीं ले पाएगा। ठीक है। चलिए, माइल्ड और मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस विद इन फर्स्ट आवर आफ्टर बर्थ। मैंने बताया ना कि 1 घंटे के अंदर ही अगर मॉडरेट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस आया है तो उसके पास यानी कि टाइम है थोड़ा सा, रिसक्सिटेशन हमें नहीं करना है उसको। ठीक है। माइल्ड और मॉडरेट होगा तो, अगर लेकिन तुरंत होगा तो फिर तुरंत वही रिसक्सिटेशन वाले पार्ट में हम चले जाएंगे फिर से। क्या बोल रहे हैं यहाँ पे फिर? परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन, PPHN। फिर क्या है? साइन ऑफ न्यूनेटल इंसेफेलोपैथी। न्यूनेटल इंसेफेलोपैथी के भी साइन मिल सकते हैं आपको देखने को, और परसिस्टेंट पल्मोनरी हाइपरटेंशन आपको देखने को मिल सकता है। तो आप समझ जाएंगे कि मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम इसको हो गया है, इसने ले लिया है अंदर। ठीक है। कॉम्प्लिकेशन क्या क्या होते हैं जब ये अंदर ले लेता है? तो न्यूमोथोरैक्स, PPHN, वही पल्मोनरी हाइपरटेंशन, क्रोनिक लंग डिसीज हो जाती हैं, बैक्टीरियल निमोनिया हो जाता है, और लॉन्ग टर्म में अगर ये बहुत दिनों तक चलता रहेगा, सही नहीं किया कर पाए, 5-7 दिन हो गए हैं, तो इसको अस्थमा भी हो सकता है। ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करना है हमें? प्रिवेंशन ऑफ फीटल हाइपोक्सिया, उसको ऑक्सीजन की कमी नहीं होने देना है। विग्रस बेबी है तो मतलब कि अगर कंडीशन खराब है उसकी तो क्या करना है? उसको रूटीन केयर देंगे अपन, सॉरी विगरस भी मतलब अगर उसकी कंडीशन खराब नहीं है, नॉर्मल कंडीशन पे, वही माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में है, तो उसको क्या करना अपन को? रूटीन केयर देना। वही ऑक्सीजन वगैरह जो अपन ने कल पढ़ा था अपगार स्कोर में कि इसका ध्यान देना है हमें, क्या क्या इसके मतलब कि वाइटल्स पर ध्यान देना है हमें, कुल मिला के मॉनिटरिंग करना है उसकी। लेकिन अगर नॉन विगरस है, मतलब कि ज़्यादा थोड़ा सा कंडीशन खराब है, स्कोर कम हुआ है, तो एयरवे का सक्शन करवाना है ताकि उसको बाहर निकालना। ठीक है। फिर क्या करना हमें? सीवियर केस में इंटूबेट करना पड़ सकता है, वेंटिलेटर पर लेना पड़ सकता है, और सर्फेक्टेंट का यूज करना है और एंटीबायोटिक का यूज करना है। किस किस चीज़ का यूज करना है? एंटीबायोटिक्स का यूज करना है, सर्फेक्टेंट का यूज करना। सीवियर केसेस में बहुत ज़्यादा जब कंडीशन खराब होती है तो क्या करना पड़ता है? इंट्यूबेट करना पड़ता है, वेंटिलेटर पे हमें लेना पड़ता है उसको, यानी वेंटिलेशन करना पड़ता है। अगर विग्रस बेबी है, मतलब नॉर्मल है, मॉडरेट टू माइल्ड कंडीशन चल रही है, तो रूटीन केयर देंगे। लेकिन अगर नॉन विग्रस है तो क्या करेंगे? उसका एयरवे में सक्शन करा के हमें उसको बाहर निकालना पड़ता है। ठीक है। मेकोनियम एस्पिरेशन सिंड्रोम क्या था? क्या आपको समझ में आ गया है इतना? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्तन्य दोषों के लक्षण क्या है? स्तन्य दोषों के लक्षण क्या क्या हैं? स्तन्य क्षय होता है या स्तन्य वृद्धि होता है? दो तरीके के होते हैं, स्तन्य क्षय या स्तन्य वृद्धि। तो स्तन्य क्षय हम देखते हैं सबसे पहले। स्तन्य क्षय में क्या होता है? स्तनों में ढीलापन आ जाए। ठीक है। स्तनों में ढीलापन आ जाए, स्तनों में ढीलापन आ जाए तथा स्तन्य की अनुपस्थिति हो जाए तथा अल्पता आ जाए, स्तन्य क्षय के लक्षण कहलाते हैं ये। स्तन ढीले हो जाए अगर आपके, ठीक है, स्तनों में ढीलापन आ जाए तथा स्तन्य की, स्तन बोल रहा है यहाँ पे, ब्रेस्ट बोल रहा है, यहाँ पर मिल्क बोल रहा है। फिर क्या है? स्तन का ढीला होना, स्तन का ढीला होना और स्तन्य की अनुपस्थिति होना या अल्पता होना, या तो ब्रेस्ट में से मिल्क ना आ रहा हो, खत्म हो गया हो, अनुपस्थिति हो गई, या अल्पता हो, मतलब कि कम आ रहा हो, जितना बच्चे को फीडिंग के लिए चाहिए उतनी मात्रा में नहीं आ रहा है। ठीक है। तो यही सब क्या होते हैं? स्तन्य क्षय के लक्षण होते हैं। ठीक है। अब इसकी चिकित्सा क्या है? प्रसन्नता उत्पन्न करना है हमें उस फीमेल को जिसकी डिलीवरी हुई है, उसको टेंशन नहीं देना है, उसको क्या करना है? प्रसन्न रखना है। मांस रस का सेवन कराना है, सुरा का सेवन कराना है, लहसुन खिलाना, मत्स्य पान कराना है, मधुक यानी कि क्या? ग्लेसिराइजा ग्लाब्रा मुलेठी, है ना, मधुक, शतावरी का सेवन कराना है, काल साग देना है, काल साग का सेवन करना है। तो क्या क्या करना है? अपन को प्रसन्न रखना है महिला को, मांस रस देना है, सुरा देना है, मधुक देना है, शतावरी देना। हम सबको पता है ब्रेस्ट के लिए शतावरी से अच्छा कुछ नहीं होता चिकित्सा में, तो शतावरी देना आप, है ना, तो शतावरी मधुक देना है। फिर श्लेष में वर्धक द्रव्यों का सेवन करना है, श्लेष में वर्धक द्रव्यों का सेवन करना है। ठीक है। फिर स्तन्य वृद्धि हो जाएगी। अभी हमने क्या देखा? स्तन्य क्षय देखा था, अब हम क्या देख रहे हैं? स्तन्य वृद्धि देख रहे हैं। ठीक है। वृद्धि होने से अब क्योंकि ब्रेस्ट ज्यादा बन रहा है अगर, तो उससे क्या हो जाएगा? स्तनों में भारीपन आ जाएगा। ठीक है। अब वहां पे क्या हो रहा था? ब्रेस्ट ना तो बन रहा था या फिर अल्पता थी उसकी, कम था, तो क्या हो रहा था? ढीलापन आ रहा था स्तनों में। यहाँ पे क्या हो रहा है? भारीपन आ रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा ब्रेस्ट में मिल्क बन गया है। ठीक है। बार बार स्तन्य की प्रवृत्ति, है ना, बार बार आपको लगेगा कि हम मिल्क को इजेक्ट कर दें, बार बार निकालने का मन करे क्योंकि भारी हो रहा होगा।
स्तनों में तोद होगा, तोद यानी कि सुइयों जैसी चुभने जैसी वेदना होती है तो वो होगा, और सूल होगा यानी कि दर्द होगा, इन्फ्लेमेशन वगैरह होगा, ठीक है, तो सूल होगा। तो समझ में आ गया आपको स्तन वृद्धि और स्तन क्षय। स्तन क्षय की चिकित्सा है, स्तन वृद्धि की नहीं दी गई थी, तो अपन ने भी नहीं लिखी है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अहिपूतना रोग क्या होता है? डायपर रैसेस। अहिपूतना किस कारण से होता है? अहिपूतना हम देखते हैं, कुल मिला के बच्चा है, बच्चे ने पोटी कर दी है, बच्चे ने पोटी कर दी है, बच्चे ने सुसु कर दी है, बेड पर ही डला हुआ है, गीला हो रहा है, लेटरिन से खेल रहा है एकदम वो, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, एकदम मच गया, गंदगी गंदगी मच गई है, ठीक है। इसकी वजह से क्या हो जाए, वहाँ पे ये सारी चीज़ें जब हो जाती हैं तो अहिपूतना रोग होता है, इसी को हम डायपर रैसेस भी बोलते हैं। इसको आगे पढ़ते हैं, क्या है? अहिपूतना का वर्णन सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान के क्षुद्र रोग चिकित्सा में बताया है। अहिपूतना का वर्णन किसने? सुश्रुत ने। सुश्रुत ने कहाँ बताया? चिकित्सा स्थान में बताया है। कहाँ पर बताया? क्षुद्र रोग चिकित्सा में बताया है इसका उपयोग, ठीक है, इसका वर्णन किया है। इसकी गणना क्षुद्र रोग के अंतर्गत की गई है तथा यह गुदा प्रदेश में होने वाली व्याधि है। कहाँ पर की व्याधि है ये? गुद प्रदेश में होने वाली व्याधि, यानी कि एनल रीजन में होने वाली व्याधि है, या एनल या पूरा बटक रीजन अपना जो होगा वहां पर इसमें व्याधि होगी, इसी को हम अहिपूतना कहते हैं। हमें क्या याद रखना है? अहिपूतना का वर्णन सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान के क्षुद्र रोग चिकित्सा में बताया है, ठीक है। उन्होंने इसकी गणना क्षुद्र रोग के अंतर्गत की गई है। यह गुदा स्थान की बीमारी है, ठीक है, याद रहेगा। निदान या संप्राप्ति की अगर हम बात करें इसमें तो क्या है? गुदा में मल उपलेप अथवा स्वेद के रह जाने से रक्त एवं कफजन्य ताम्र वर्ण का कंडू युक्त व्रण हो जाता है, इसे हम अहिपूतना कहते हैं। क्या कह रहा है? वही गुदा में मल, मैंने जैसे बताया कि पोटी वोटी कर दी है, बाथरूम वाथरूम कर दिया, वहीं पे वो सब रह गया है, तो उससे क्या होगा, और या फिर पसीना रह गया है, तो इन सब चीज़ों के रह जाने से क्या होगा, वहाँ पे रक्त एवं कफजन्य ताम्र वर्ण का कंडू हो जाएगा, वहाँ पे मतलब खुजली होने लगेगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। वर्ण कंडू युक्त तो खुजली हो जाएगी, फिर वहां से क्या हो जाएगा, व्रण उत्पन्न हो जाएगा वहां पे, इसी को हम अहिपूतना रोग कहते हैं। नहीं समझ में आया? क्या कह रहे हैं हम? अगर कोई बच्चा है, लेटा रहता है, वहीं पे गंदगी कर दी उसने, गंदगी कर देने के कारण क्या होता है, वहां पे एनल रीजन में उसके पहले तो उसका रक्त रेड जैसा या ताम्र कलर का उसका कलर हो जाएगा, और वहां पे व्रण उत्पन्न हो जाएगा, मतलब कि वोंड आ जाएगा धीरे धीरे, ठीक है, क्योंकि लेटा रहता है, रैसेस पड़ रहे हैं धीरे धीरे वो बढ़ते जाते हैं, ठीक है। फिर हम इसकी चिकित्सा की बात करेंगे तो क्या है, सर्वप्रथम हमें क्या करना है, धात्री की भी चिकित्सा करना है और उसकी भी करना है। इस कंडीशन में सर्वप्रथम औषधि द्वारा धात्री की स्तन मिल्क का शोधन करना है। हमें क्यों करना है शोधन भाई मिल्क का शोधन? इसलिए करना है क्योंकि मिल्क मान लो वो बार बार पी रहा है और मिल्क की वजह से उसको बार बार पोटी वगैरह आ रही है, ये भी होता है, तो इस वजह से हमें उसके पहले मिल्क की शोधन करना है, उसकी चिकित्सा करना है। तदुपरांत संभाग में क्या लेना, हमें हरितकी विभितकी आम्ल लेना है एवं खदर लेना है, खदर से निर्मित क्वाथ बनाना है, उसके द्वारा व्रण का प्रक्षालन करना है। पिलाना नहीं है हमें बच्चे को, क्या करना है, व्रण का प्रक्षालन करना, मतलब व्रण को जो घाव है उसको हमें धुलना है, साफ करना है, ठीक है। पटोल पत्र त्रिफला रसायन में सिद्ध घृत का पान कृच्छ साध्य अहिपूतना को भी नष्ट कर देता है। क्या बोल रहे हैं? पटोल पत्र को, त्रिफला को, रसायन में सिद्ध जो घृत बनाया होगा हमने उसका पान कृच्छ साध्य अहिपूतना रोग को भी नष्ट कर देता है। जो ऐसा हो, जो कष्टदायक हो, जो बहुत बड़ा घाव बन गया हो, जो दर्द हो रहा हो ज्यादा, जो नहीं सही हो रहा हो, जो कृच्छ साध्य उसको भी सही कर देता है। क्या? पटोल पत्र त्रिफला रसायन से सिद्ध घृत का पान, ठीक है, याद रहेगा। फिर हमें क्या करना है, त्रिफला बेर खदिर के त्वक के क्वाथ से परिषेक करना है हमें। ये भी 3 चिकित्सा में बहुत सारी डिसीज लिखी थी, इसमें 5-7 चीजें थी, लेकिन मैंने बिल्कुल छोटी छोटी सी लिखा के रख दी यहाँ पे ताकि याद हो जाए। हरित की विविध की अम्ल की, यानी कि त्रिफला से याद रख लेंगे अपन। इसको क्या करना है, खदर के साथ क्या करना है, निर्मित क्वाथ बनाना है, इसका प्रक्षालन करना है, याद रह जाएगा। फिर क्या करना है, पटोल पत्र त्रिफला रसायन के घृत के साथ इसको पान कराएंगे तो कृच्छ साध्य भी सही हो जाएगा, वो कह रहा है। और त्रिफला साथ में बेर खदर के त्वक का क्वाथ से परिषेक करेंगे तब भी सही हो जाएगा। ये तो 3 चीजें हैं। अहिपूतना में हमने क्या देखा, डायपर रैसेस हैं, सुश्रुत ने चिकित्सा स्थान में क्षुद्र रोग के अंतर्गत इसको बताया है। एनल रीजन का ये एक डिसीज है। कैसे होता है, मल वगैरह स्वेद वगैरह वहां पर जमे रहने के कारण, वहां पर पड़े रहने के कारण रक्त वर्ण के ताम्र वर्ण के रैसेस हो जाते हैं, वही फिर घाव बन जाते हैं, ठीक है, याद हो जाएगी चीजें। चलिए आगे बढ़े क्या हम इसमें, चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, शुद्ध स्तन्य के लक्षण क्या है। अब क्या है दूसरा क्वेश्चन, शुद्ध स्तन्य के लक्षण क्या है। ये चैप्टर 3rd या 4th के अंदर है, हम 3rd और 4th चैप्टर पढ़ रहे हैं अभी हम अपने एनसीईआरटी के सिलेबस के अकॉर्डिंग में, ठीक है। तो इस शुद्ध स्तन्य के लक्षण क्या है, जो स्तन प्राकृत वर्ण का हो। अब ये आप अपने दिमाग से कुछ चीजें सोचना चाहिए। शुद्ध स्तन्य के लक्षण, भाई मिल्क
कैसा होना चाहिए। आप ऑब्वियस बात, जब आप मिल्क को देखो तो आपको व्हाइट कलर जैसा होता है नॉर्मली, व्हाइट थोड़ा सा येलोइश कलर का, वो नॉर्मल कलर में आपको दिखना चाहिए, उससे बदबू नहीं आना चाहिए, है ना। मिल्क अच्छा दिखना चाहिए, उससे बदबू नहीं आना चाहिए, वो बच्चे को पिलाते हैं तो उससे कोई बीमारी नहीं होना चाहिए, तो वो शुद्ध स्तन हो गया, है ना। वही चीज़ें लिखी होंगी इसमें, देखना। और उसमें बहुत सारे शक्तिशाली होना चाहिए, बच्चों को उससे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए भाई। जो स्तन प्राकृत वर्ण का हो, मतलब कि जैसा होता है व्हाइट येलो इस कलर का थोड़ा सा वैसा होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं आना चाहिए, है ना। रस स्पर्श युक्त हो, मतलब आप उसको टच करो जब आप उसको, तो ऐसा बहुत अजीब नहीं लगना चाहिए, एकदम चिपचिपा नहीं होना चाहिए, ऐसा खिंच नहीं रहा हो, है ना, खराब नहीं हो गया हो, तो उसका रस और स्पर्श युक्त होना चाहिए, उसमें रस अच्छा होना चाहिए, स्पर्श युक्त होना चाहिए, जल युक्त होना चाहिए, गाढ़ा नहीं होना चाहिए, लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। पात्र में दोहते समय मिल्क में एक समान से हो जाए। अगर हम उसको किसी चीज़ में डालें, अगर हम उसको किसी चीज़ में डालें, पात्र में डालें, दोहते समय वो लिख रहा है, मतलब निकालते समय वो कह रहा है, ठीक है। या फिर क्या करना है, मैं उसको निकला हुआ मिल्क है अपने पास, मैं थोड़ा सा, वो मुझे दोहना इसलिए आया क्योंकि गाय भैंस को जब लगाते तो उसको दोहना बोलते हैं, तो यहाँ पे दोहते, यहाँ पे उन्होंने यही शब्द यहाँ पे फीमेल के लिए भी यूज किया है। पात्र में दोहते समय, जब उसको हम निकालते हैं पात्र में, तो कह रहा है अगर उसमें पानी है तो मिल जाना चाहिए, अलग नहीं तैरना चाहिए कि पानी अलग दिख रहा है दूध अलग दिख रहा है, तभी वो शुद्ध स्तन्य कहलाएगा, ठीक है। तथा वह पुष्टिकर एवं आरोग्यकर होना चाहिए। पुष्टिकर यानी वही पोषण प्रोवाइड करना चाहिए, आरोग्यकर होना चाहिए, कोई भी बीमारी फैलाता ना हो, और अगर हो भी छोटी मोटी बीमारी तो उसको सही कर दे, होता भी है ना। इम्यूनोग्लोबिन एम शायद नहीं, इम्यूनोग्लोबिन ए IgA एंटीबॉडी जो होती है आपकी शायद मिल्क में, जब लैक्टेशन टाइम में फर्स्ट मिल्क जो होता है उसमें रहता है ना एंटीबॉडी, याद नहीं आ रहा कौन, शायद ए ही रहता है ना। तो जो स्तन्य शिशु के बल, अंग, आयु तथा आरोग्य की वृद्धि करने वाला हो, जिससे शिशु एवं धातु को कोई भी कष्ट ना हो, वह शुद्ध स्तन्य कहलाता है। ये काश्यप ने बताया, ये चरक ने बताए हैं, ये काश्यप ने बताया। तो 2-4 पॉइंट आप यहाँ के लिए लेना, 2-4 पॉइंट यहाँ के लिए लेना, जब तक उसने स्पेसिफिकली नहीं कहा है कि चरक के हिसाब से लिखो या काश्यप के हिसाब से लिखो। आप 2-4 लाइन यहाँ के लेना, 2-4 लाइन यहाँ के लेना, यहाँ की सारी लाइनें ले लेना। क्या करना चाहिए भाई, गंध अच्छी होना चाहिए उसकी, उसका वर्ण अच्छा होना चाहिए, उसको पानी में मिल जाना चाहिए, वह किसी, फिर 2-3 लाइनें यहाँ के ले लो, है ना। आरोग्य करो, पुष्टि करो, फिर 2-3 लाइनें यहाँ के ले लो कि शिशु को वो क्या देना चाहिए, बल देता हो, आयु प्रदान करता हो तथा आरोग्य की वृद्धि करता हो, ठीक है, जिससे शिशु एवं धातु को कोई भी कष्ट ना होता हो, ठीक है। तो ऐसा जो स्तन्य होगा वो शुद्ध स्तन्य कहलाएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन ये भी हो गया हमारा। आगे बढ़ते हैं, धात्री परीक्षा। धात्री परीक्षा या एग्जाम, ये 2 क्वेश्चन हैं, इनका आंसर सेम है, लगभग 90% सबके सेम है। क्या क्या, धात्री परीक्षा, अरे भाई ये धात्री परीक्षा या धात्री के लक्षण, सेम चीजें लिखना है हमें इसमें। क्या क्या लिखना है भाई धात्री परीक्षा में, 20-21 पॉइंट है इसमें, ठीक है। इसमें से जो याद हो जाए वो लिख देना है अपने को। क्या, सबसे पहले कैसे होना चाहिए धात्री, समान वर्ण की होना चाहिए, वर्ण लिखा है, वर्ण, सामान्य वर्ण, यहाँ पे वर्ण का मतलब जाति वाला है, एक ही जाति की हो, जिससे भी शादी वादी हुई हो तो वो जिस घर में बहू बन के गई हो वो सेम जाति की होना चाहिए, वो ऐसा कह रहा है। समान वर्ण की होना चाहिए, युवा होना चाहिए, ठीक है, विश्वसनीय होना चाहिए। विश्वसनीय क्यों होना चाहिए, मान लो वो नहीं चाहती थी अभी बच्चा देना, बच्चा मतलब कि प्रेग्नेंट होना नहीं चाह रही थी वो अभी, बट कर दिया गया ज़बरदस्ती, दूध की जगह जहर ना पिला दे, ऐसा कुछ काम, बच्चे को ना मार दे, तो ऐसा बोल रहा है। विश्वसनीय होना चाहिए, निरोग होना चाहिए, किसी प्रकार की उसको बीमारियां नहीं होना चाहिए, हीन या अधिक अंग रहित नहीं होना चाहिए, ना तो कम अंग होने चाहिए ना अधिक अंग होने चाहिए उसके शरीर में। फिर क्या लगेगा, अकुरूप, अनिंदित नहीं होना चाहिए, द्वेष ना करती हो किसी से, समान देश की हो, मतलब कि आसपास के एरिया की हो, भाई अगर मध्य प्रदेश के हो तो मध्य प्रदेश में शादी की हो आपने, वो करें, ऐसे नहीं मध्य प्रदेश में न्यूजीलैंड की वाइफ ले आओ, है ना, ऐसा, ठीक है। समान देश की हो, क्षुद्र कार्य रहे तो छोटे मोटे गंदे से काम ना करती हो, है ना। क्षुद्र काम आप समझ सकते हैं ऐसे, अब क्या बताऊँ मैं, क्षुद्र कार्य होते हैं बहुत सारे, मतलब नहीं पता। वात्सल्य युक्त, जीवित पुत्र वाली, पुत्रवती, प्रचुर क्षीर युक्त, मंद एवं अति निद्रा रहित हो, मतलब कि बहुत ज़्यादा नींद ना लेती हो, क्षीर हो उसमें पर्याप्त मात्रा में, पुत्रवती हो। अब आजकल किसी को बोल दो कि पुत्रवती और पुत्रीवती तो दिक्कत हो जाएगी, तो पहले होता था तो पुत्रवती याद रखना आपको, पुत्रवती हो, जीवित पुत्र वाली हो, इसके पहले भी उसके जो पुत्र वाले हों जीवित हों, या उसके बाद जो पुत्र हुआ वो भी जीवित होना चाहिए। वात्सल्य युक्त तो मतलब उसके अंदर प्रेम मोह भरा हुआ होना चाहिए, बच्चों के प्रति उसके अंदर मोह होना चाहिए, ठीक है। बालक के मल मूत्र पर भी सो जाए ऐसी हो, घृणा नहीं करनी चाहिए उसको, ठीक है।
शुचि प्रिय, खुद भी सफाई से रहती हो, बच्चे को भी सफाई से रखे। भाई खुद सफाई से रहेगी, बच्चे को भी सफाई से रखेगी, तो अभी अपन ने जो अहिपूतना रोग देखा था वो नहीं होगा, ठीक है ना। धर्म एवं आचरण युक्त हो, पूजा पाठ भी करती हो, धर्म का पालन करती हो, सेवा कुशल हो, सबकी सेवा करती हो, गाय की, ब्राह्मणों की, माता पिता की, सबकी सेवा करती हो। स्तन एवं स्तन संपत्ति युक्त हो, ठीक है, स्तन होने चाहिए उसमें, और उत्तम कुल से होनी चाहिए, ठीक है। तो अब क्या क्या अपन को याद रखना है, 20 पॉइंट 21 पॉइंट दिए हैं, लेकिन हमें क्या क्या रखना भाई, समान जाति की होना चाहिए, समान देश की होना चाहिए, याद रहेगा अपने को, समान जाति समान देश, सूची से रहना चाहिए, बच्चों के मल मूत्र से क्या द्वेष ना रखती हो, किसी के प्रति द्वेष ना रखती हो, क्षुद्र कार्य ना करती हो, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, कुरूप नहीं होनी चाहिए, कोई भी अंग ज्यादा नहीं होना चाहिए, कोई भी अंग कम नहीं होना चाहिए, और निरोगी रहे, विश्वसनीय हो, युवा हो, विश्वसनीय हो, युवा हो, निरोगी हो, मतलब कुल मिला के जो जो पॉइंट आपको नॉर्मली याद रह सकते वो तो याद रह ही सकते, मैं इसलिए ये मेन बता रहा था, है ना। प्रचुर क्षीर युक्त तो स्तन होने चाहिए उसमें, है ना, स्तन एवं स्तन संपत्ति युक्त होना चाहिए। स्तन होने का मतलब है कि साइज के बारे में यहाँ पे वो कहना चाह रहे हैं, मतलब इतना होना चाहिए कि वो ब्रेस्ट फीडिंग अच्छे से करा सके। उत्तम कुल से होना चाहिए, हो गया। चलिए अब आते हैं स्वर्ण प्राशन पे। स्वर्ण प्राशन में क्या क्या है भाई, द्रव्य पहले तो आएगा स्वर्ण प्राशन का, द्रव्य कौन कौन से, स्वर्ण प्राशन बनाते कैसे हैं, स्वर्ण प्राशन से होता क्या क्या, ये चीजें आएंगी, ठीक है। ब्रह्मी, मंडूकपर्णी, त्रिफला, चित्रक, वचा, सतपुष्पा, शतावरी, दंती, नागबला, तिव्रत को अलग अलग मधु एवं घृत के साथ देने का विधान है इसमें। अच्छा, इसकी मैं ट्रिक, बहुत बिजी शेड्यूल चल रहा है, बहुत ज़्यादा नोट्स बनाने पड़ते हैं, ये सब टाइम नहीं मिल पा रहा, वरना मैं इसकी ट्रिक बना देता अभी तक कोई स्वर्ण प्राशन की, ताकि आपको ये सारी चीज़ें याद हो, कोशिश करूंगा बना पाऊंगा टाइम निकाल के, तो ठीक है। ब्राह्मी, मंडूकपर्णी, त्रिफला, चित्रक, वचा, सतपुष्पा, शतावरी, दंती, नागबला, तिव्रत को अलग अलग मधु एवं घृत के साथ देने का विधान है। विधि क्या है, इसको किस तरीके से बनाते हैं वो कह रहे हैं, पूर्व विमुख होकर प्रक्षालित पत्थर पर जल से स्वर्ण को घिसकर उसमें मधु एवं घृत को मिलाकर चखाना है, ठीक है। फिर उपयोग, इसके उपयोग क्या क्या है, चटाना है लिखा है, चखाना नहीं, चटाना, चटाना है, लेहन करते हैं बच्चों के लिए। तो अपन अब पहले पत्थर उत्थर में करते थे, घिस के बनाते थे, तो पहले ये पत्थर उत्थर लिखा हुआ है। आजकल तो आपको भी पता है स्वर्ण प्राशन कैसे देते हैं, हम ड्रॉप से आता है, एक ड्रॉप दे दिया, खत्म हो गया खेल, है ना। फिर क्या है, इसके उपयोग क्या क्या है, अग्निवर्धक होती है, भूख को बढ़ाती है, वृक्षवर्धक होती है, वर्णवर्धक होती है, कल्याणकारी होता है, पुण्यकारी होता है, तथा ग्रह बाधा नाशक होता है। फिर इसके सेवन से बालक 1 मास में मेधावी हो जाता है, ये चीज अच्छे से याद करना है, क्या, इसके सेवन से बालक 1 मास में मेधावी तथा 6 मास में कैसा हो जाएगा, श्रुतधर हो जाता है, काफी होशियार हो जाता है, बढ़िया सुनने उनने की शक्ति उसकी बढ़िया हो जाती, श्रुतधर हो जाता है, 1 माह में मेधावी हो जाता है, 6 माह में शुद्धर हो जाता है। वो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं अपन को, अग्निवर्धक होता है, वल्लवर्धक होता है, वर्णवर्धक होता है, व्रणवर्धक, और पुण्यकारी होता है, उसको पुण्य मिलता है, वो कह रहे हैं पुण्यकारी होता है और कल्याणकारी होता है, ठीक है। याद रहेगा चीजें, क्या क्या देना है, ब्रह्मी, मंडूकपर्णी, ये पढ़ लेना, बार बार रिवाइज नहीं कराऊंगा, लेक्चर बड़ा हो जाएगा। विधि क्या क्या है, प्रक्षालित करके पत्थर पर डाल के स्वर्ण वगैरह को घिसकर उसमें मधु से उसको चटाना है, ठीक है। याद रहेगा स्वर्ण प्राशन। कल हमने संवर्धन घृत भी देखा था। अब आते क्षीर अल्सक क्या है, क्षीर अल्सक एक बीमारी, ये क्या होती है, इसको भी देख लगते हैं। क्षीर अल्सक 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ, क्षीर प्लस अल्सक शब्द से बना हुआ। चरक ने इसे आमजन्य व्याधि में वर्णन किया है, चरक ने इसे क्या किया है, आम जन व्याधियों में इसका वर्णन किया है। लिखना हो लिख सकते हो, नहीं लिखना हो नहीं लिखना, ठीक है। निदान संप्राप्ति क्या है इसकी, और चरक ने आगे चल के ये भी बताया कि जो अल्सक रोग होता है और क्षीर अल्सक है, ये डिफरेंट है, सेम नहीं है, ठीक है। धात्री द्वारा त्रिदोष कारक आहार सेवन, जो त्रिदोषों को बढ़ाता हो ऐसा आहार का सेवन धात्री द्वारा अगर किया गया हो तो उससे क्या होंगे, त्रिदोष प्रकोप होंगे। फिर उससे क्या हुआ, एक साथ सभी दोषों का वक्ष प्रदेश में, कहां पर, चेस्ट रीजन में, ब्रेस्ट रीजन में, पूरे में क्या, वक्ष प्रदेश में क्या हो जाएगा, आश्रित हो जाएंगे। आश्रित होकर क्या करेंगे, क्षीर वह स्रोतस को या क्षीर वह रस वाहिनियों को में प्रवेश कर जाएंगे। फिर वहां से क्या होगा, दुष्ट स्तन को शिशु द्वारा पान। देखो सबसे पहले क्या हुआ, धात्री द्वारा त्रिदोष कारक आहार का सेवन किया गया, त्रिदोष कारक सेवन किया गया तो त्रिदोष का प्रकोप हो गया, तो वक्ष प्रदेश में चले गए। वो वक्ष प्रदेश में चले गए तो वक्ष प्रदेश में स्तन है हमारे, स्तन से क्या बनता है, क्षीर बनता है, यानी कि मिल्क बनता है। वही मिल्क प्रोडक्शन वहां पे मान लो दुष्टि आ गई, यहाँ पर त्रिदोष प्रकोप होने के कारण उसमें दुष्टि आ गई, और वही मिल्क बच्चे ने पी लिया, दुष्ट स्तन का शिशु द्वारा पान हो गया, तो उससे क्या हो जाएगा, क्षीर अल्सक हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, कुल मिलाकर जो क्षीर अल्सक बीमारी हो रही है वो कैसे हो रही है, दुष्ट स्तन्यपान से हो रही है। लेकिन वो दुष्ट स्तन्य हुआ कैसे है,
मतलब कि खराब स्तन्यपान से, खराब मिल्क फीडिंग की वजह से। लेकिन वो क्यों हुआ है हम देखेंगे, तो त्रिदोष का बढ़ने के कारण हुआ, त्रिदोष प्रकोप के कारण। वो त्रिदोष प्रकोप क्यों बढ़ा है, हमने त्रिदोष आहारों का सेवन किया है। कहाँ पर, वक्ष प्रदेश में आके, फिर वहां पे क्या हो गया, वहां पर एक साथ हो गए, रसवाहिनियों में चले गए वहां से, तो वहां पे दोस्त स्तन्य कर दिया उन्होंने। ठीक है, लक्षण देखते हैं अब अपन इसके, क्या देखना है इसके, क्षीरल शक्ति के लक्षण देखते हैं। क्या क्या शॉर्ट में लिखे हैं, आप इसको एकदम लैंग्वेज फॉर्म में लिख लेना। ठीक है, लक्षण क्या क्या, मल को हम अगर देखेंगे उसके, तो मल कैसा रहेगा उसका, द्रव रूप में रहेगा, बिल्कुल एकदम डिसेंट्री डायरिया जैसा होगा, रुक रुक कर आता होगा, झागदार होगा, रंगीन होगा, रंगीन मतलब कई रंगों वाला होगा, ये रंगीन लिखा है मैंने। ठीक है, और वेदना इससे उत्पन्न हो रही होगी। मूत्र की अगर हम बात करेंगे तो कैसा आएगा, पीला रहेगा, श्वेत रह सकता है एवं घन होता है। ठीक है, फिर हम अगर इसमें और क्या क्या लक्षण देखने को मिलेंगे हमें, इसमें ज्वर आएगा, आरोचक रहेगा, उसको भूख नहीं लगेगी, प्यास नहीं लगेगी, तृष्णा प्यास ज्यादा लगेगी, वमन करेगा, भ्रम आएगा, यानी कि चक्कर वगैरह आएंगे, ज्वर तो आएगा ही आएगा, है ना। तो ये सारी चीजें, किसी को भी भाई बच्चा होगा बीमार होगा तो उसको क्या क्या हो रहा होगा, उल्टी होती है, दस्त होते हैं, बच्चों को क्या होता है, बुखार आ जाता है, उल्टी होती है, दस्त होती है, कमजोरी फील करेगा, कमजोरी फील करेगा तो चक्कर आएंगे। तो वही चीज तो लिखी है भाई, है ना, प्यास ज्यादा लगेगी, डिहाइड्रेशन हो चुका होगा क्योंकि, है ना, तो ज्वर, आरोचक, तृष्णा, वमन, भ्रम आदि। ठीक है, मल और मूत्र देखेंगे, मल कैसा रहेगा उसका, पतला रहेगा, रंगीन रहेगा, कई बार बहुत सारे रंगों जैसा आएगा, है ना, रुक रुक कर आएगा, झागदार आएगा, और वेदना होगी जब वो पोटी जाएगा तो। ये लिखा। साध्य साध्यता की बात की है, अत्यायक होगा, दारुण, अति कठिन एवं दुष्ट चिकित्सा होगा, है ना, मतलब हो जाएगी चिकित्सा लेकिन थोड़ा सा टाइम लगेगा। चिकित्सा की बात करेंगे, क्या क्या हमें चिकित्सा करनी है इसमें, शोधन क्या करना है, धात्री एवं बालक को शीघ्र वमन कराना है। सबसे पहले वो कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, धात्री एवं बालक को सबसे पहले हमें शीघ्र इसमें वमन करा देना है। धात्री को वमन कराएंगे तो भाई ऑब्वियस सी बात है, उसका जो त्रिदोष बढ़ा हुआ है कुछ ना कुछ उसका निकल जाएगा वहां से, तो वहां से निकल जाएगा तो जो उसके अंदर जो बार बार त्रिदोष प्रकोप हो रहा था वो नहीं होगा। और बालक को कराए तो उसने जो दूध पिया है खराब वाला, तो वो दूध निकल जाएगा, तो सबसे पहले तो उसको वमन करा देना, वो कह रहे हैं। फिर समन चिकित्सा, एक शोधन चिकित्सा हो गई, एक समन चिकित्सा हो गई। समन में क्या करना है, हरिद्रादि गण कषाय, पाठादि गण, बिल्व मज्जा, अति विषा, पाठा, कुटकी का क्वाथ बनाकर इस्तेमाल करना है हमें, ये सब देना है। इसकी भी ट्रिक हो सके तो बना लूंगा मैं, बन जाएगी तो, वरना आप लोग खुद भी बना सकते हैं, है ना। अब योग क्या क्या है इसमें इस्तेमाल हो सकते हैं योग भाई, कुमार कल्याण रस, बाल चतुर्भद्र चूर्ण, गंधक रसायन और बसंत मालती रस। बहुत सारी वो लिखी थी यहाँ पर चिकित्सा के लिए औषधियाँ, हमने नहीं ली, हमने वही लिखी जो सुनने में अच्छी हो, जल्दी याद हो जाती हूँ। क्या है, गंधक रसायन ले लेना है, अपन को पता है अतिविषा, और ये बाल चतुर्भद्र चूर्ण में अतिविषा डलता है, और बाल चतुर्भुज चूर्ण बच्चों के लिए सबसे ज्यादा उपयोगी होता है, तो बाल चतुर्भुज चूर्ण लेना ही लेना है। बच्चे की बात हो रही है, कुमार कल्याण रस ले लेंगे, गंधक रसायन ले लेंगे, साथ में क्या ले लेंगे, वसंत मालती रस ले लेंगे। इतना सामान ले लेंगे हम, तो इससे क्या होगा, उसका क्षीरअल्सर दोष भी दूर हो जाएगा। और क्वेश्चन है क्या, भी बचे हैं भी, लेहन। अब नेक्स्ट चैप्टर के अंदर हम चलेंगे, लेहन के योग्य एवं अयोग्य क्या क्या चीजें हैं। लेहन, किसको लेहन कराना है, किसको नहीं कराना है, आचार्य कश्यप के अनुसार बताया गया है। सबसे पहले योग्य व्यक्तियों की बात करें, माता में स्तन्य का अभाव, अल्पता, दुष्टि, या तो अभाव हो, या तो निकल ना रहा हो, अल्पता हो, कम निकलता हो, या दुष्टि हो। ठीक है, फिर गंभीर व्याधि से आक्रांत माता हो जो, ठीक है, स्तनपान उपरांत भी शिशु की अतृप्ति एवं निरंतर रोदन बनता रहो, मतलब कि अगर वो अपने बच्चे को स्तनपान करा दे, मतलब कि ब्रेस्ट फीडिंग करा दे, उसके बाद ही बच्चे को भूख लगती रहती हो। ठीक है, फिर क्या है, रात में भी ना सोना व अधिक भोजन करना, मल मूत्र की अल्पता हो जाना या दीप्त अग्नि वाला, रोग के अभाव में भी तनुकृष व मृदु अंगों वाला, 3-3 दिन तक मल त्याग ना करने वाला। जिनमें ये सारे गुण देखने को मिलेंगे, ऐसी माता को हमें क्या करना है, लेहन कराना है। ठीक है, अब अयोग्य व्यक्ति कौन है, किसको हमें नहीं कराना है, वो कह रहा है लेहन क्या। अच्छा, इसमें जो है रिवाइज नहीं कराया मैंने, देखो क्या बोल रहा है, बहुत सिंपल चीजें बोल रहा है। अगर वो ब्रेस्ट फीडिंग करा रही हो तो ब्रेस्ट फीडिंग कराने के बाद ही बच्चे का पेट ना भरता हो, उसको नींद ना आती हो, उसने खाना ना खाया हो, उसका मल त्याग ना हो रहा हो 3 दिन तक, कुछ बाकी बीमारियों के सिम्टम्स बताएगा कि अगर ऐसे ऐसे लक्षण आ रहे हो तो उसको लेहन के योग्य है वो। ठीक है, अब अयोग्य की बात करेंगे हम, कौन को नहीं देना है हमें, वो कह रहे हैं मंदाग्नि हो जिसकी, निद्रालु हो, मल मूत्र की प्रवृत्ति बहुलता हो, ज्यादा त्याग करती हो, स्वल्प एवं दृढ़ शरीर वाली हो, गुरु स्तन्य वाली हो, अजीर्ण रोगी हो। ठीक है, उध्र जत्रुगत रोगों से ग्रस्त हो, आम रोग हो, ज्वर हो एवं अतिसार हो, यदि उसको कामला हो, शोथ हो, पांडु, श्वास काश आदि में लेहन निषिद्ध बताया गया है। ठीक है, अब कैसे याद करोगे, इतने सारे डिसीज तो लिख दिए, जितनी याद हो जाए उतनी लिख देना। कामला याद हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी,
सोच याद हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, पांडु याद हो जाएगा कि नहीं, सांस श्वास बोलोगे तो कांस अपने आप अपन बोलते हैं, तो श्वास कांस याद कर लोगे कि नहीं कर लोगे। फिर क्या हो जाएगा, ज्वर होगा तो अतिसार तो हो गई होगा, तो ज्वर अतिसार श्वास कास कामला पांडु, याद हो गई इतनी सारी चीजें, कामला पांडु श्वास कास ज्वर अतिसार, ये दोनों साथ साथ वाली चीज है। और सोच एक ऐड कर देना, तो अगर ऊर्ध्व जत्रुगत रोगों से ग्रस्त ये भी लिख देंगे अपन, तो उससे क्या होगा, अगर ये चीजें हैं उसमें तो हम उसको क्या करेंगे, लेहन नहीं करेंगे, और यदि ये सारी चीजें नहीं हो रही हैं तो हम उसको लेहन करेंगे। आई होप आपको लेक्चर समझ में आ गया होगा। मैंने बहुत ज़्यादा रिवीजन नहीं कराया है ताकि लेक्चर का टाइम बड़ा ना हो, आपके पास रिकॉर्डेड है, आप जितनी बार चाहो उतनी बार सुन लीजिएगा, है ना, तो रिवीजन अपने आप हो जाएगा। नोट्स आज मैं आपको अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा, नोट्स ही मिल जाएंगे आपको। जो भी क्वेरीज हैं, जो आपका फीडबैक हो, जो चीज़ें आपको कम लग रही हैं वो आप मेरे को डीएम कर सकते हैं, नंबर सभी के पास है लगभग ऑलमोस्ट, नहीं भी है तो आप मैसेज ऐप में भी होती है क्वेरी, वहाँ पर भी आप छोड़ सकते हैं मैसेज मेरे को, ठीक है। चलिए थैंक यू, आज क्लास ओवर, कल हम फिर से देखेंगे और हम धीरे धीरे क्लास का टाइम बढ़ाएंगे, अभी हम एकदम से नहीं बढ़ा रहे हैं ताकि थोड़ा सा टाइम रहे, है ना, और समझ में भी चीज़ें आती जाएं। हो सकता है 4 के 5 लेक्चर लेने पड़े, लेकिन हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे इसको, ठीक है। चलिए थैंक यू।